नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम जो हमारा ऊपरी बैक का हिस्सा है, शोल्डर से नीचे और निचली कमर मतलब मिड स्पाइन से ऊपरी हिस्से का रक्त संचार का अभ्यास करना सीखेंगे। देखिए, जो रक्त संचार का अभ्यास हम इस समय कर रहे हैं, कुछ विशेष चीजें हैं जो आज मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। ये कई साधक हैं जो अभ्यास कर नहीं रहे हैं इसका, और आप ये चीज जान लीजिए, जब तक इस रक्त संचार की जो प्रक्रिया है, प्रथम प्रक्रिया, जब तक आप उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तब तक आपको अगले भाग की शिक्षा नहीं दी जाएगी, है ना। यह अवश्य है कि आपने धनराशि जमा की है, और जो मासिक अनुसार व साधक जो स्वेच्छा से धनराशि जमा कर रहे हैं या निर्धारित धनराशि जमा कर रहे हैं या निशुल्क भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यह आप जान लीजिए कि प्रथम भाग में उत्तीर्ण होना अत्यंत आवश्यक है अगले भाग में शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अन्यथा उन साधकों को इसी ग्रुप में जुड़े रहना पड़ेगा जो हमारा आंतरिक, जो अगले भाग है रक्त संचार आंतरिक, या जो रक्त संचार हम के अन्य भाग हैं, उनके लिए अलग चैनल बनाएंगे, और उसमें चाहे मेरे को 2 ही व्यक्ति को क्यों ना सिखाना पड़े। मुझे इस चीज से बहुत खास फर्क नहीं पड़ता। मेरी जब कल चर्चा हो रही थी तो भी मैंने बताया था कि मैंने अभी तक जो तैयार साधक हैं, मुश्किल से गिनती से 4 ही होंगे। मुझे खुशी है, मैं खुश हूं। मेरे को एक भी साधक को सिखाना पड़ेगा ना, तो मैं एक ही साधक को सिखाता रहूंगा। लेकिन जब तक आप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे, आप आगे नहीं जाएंगे, ये चीज जान लीजिएगा। इसलिए अभी भी आपके पास समय है, अच्छे से अभ्यास करना शुरू करें, क्योंकि जो मैं प्रश्न करूंगा वो ऐसे नहीं होंगे जो सामान्य व्यक्ति, जो उसने खाली 2 दिन आगे पीछे हाथ हिला लिया होगा, वो उसका उत्तर दे पाए, तो वैसा होने वाला नहीं है। या कोई पुस्तक के माध्यम से आपको कोई जानकारी मिल गई हो, आप उसके माध्यम से उत्तर दे लें, तो ऐसा होने वाला नहीं है। जो मेरे प्रश्न होंगे वो इसी से संबंधित होंगे, और इसको जिसने अच्छे से अभ्यास किया होगा वह उत्तर वही दे सकता है। और जब पूर्ण शरीर का हम रक्त संचार की प्रक्रिया कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ दिनों का समय दूंगा स्व अभ्यास के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आज इसलिए बता दी कि जिससे आपको यह पता रहे कि यदि आप सिर्फ अपना और मतलब खाली यहां पे ये समझने आ रहे हैं कि कैसे किया जाता है, और मैं बाद में आराम से कभी जब मेरा मन होगा तो मैं कर लूंगा, तो मैं आगे की शिक्षा बस प्राप्त करता रहूं, तो वैसा होने वाला नहीं है ना। तो अब हम जो अपर बैक है हमारी, हम उसकी, देखिए मेरे पास क्या है कि माध्यम सीमित है, तो मैं उल्टा घूम के तो आपको सिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं दिखेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। और मेरे पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आगे पीछे कैमरा घुमा के दिखा सके। तो मेरा एक निवेदन रहेगा, यदि कोई साधक या साधक के जानने वाले कोई एनिमेशन या कुछ ऐसा बनाते हो ना जो पॉइंट आउट कर सके मसल्स पे, कि जब हमने हाथ ऐसे किया तो ये वाली मसल टारगेट हो रही है, इस तरीके से अगर कोई ऐसा बनाने वाले हैं या आप बनवा सकते हैं, तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर लीजिएगा, है ना। मैं आपको बताता जाऊंगा, जब पूर्ण रक्त संचार की प्रक्रिया सिखा दूंगा तो उस टाइम पे मैं आपको बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। और मैं सिर्फ भौतिक वाले का ही वीडियो बनवाना चाहता हूं, एनिमेशन का, अन्य किसी का नहीं, क्योंकि वो छोटा वीडियो रहेगा, 15-20 मिनट का बन जाएगा, और आप लोग इजीली अपने ग्रुप्स में या किसी के साथ कहीं शेयर करना होगा तो कर सकते हैं। उससे कई लोगों को लाभ मिलता रहेगा। जो लोग अपनी किसी शारीरिक कष्ट में, घुटने का दर्द है या कहीं पे एक स्पेसिफिक पॉइंट में दर्द रहता है, पेट की समस्या है, कोई अन्य समस्याएं हैं ना, तो उनसे उनको धीरे धीरे जब निजात मिलने लगेगा तो स्वतः जुड़ने लगेंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया ही ऐसी है ना। तो अब हम आज समझेंगे ऊपरी कमर का जो ऊपरी भाग है, यहां से इस जगह से ऊपर का भाग जो है, ये मिड पोर्शन, क्योंकि मैंने बताया था ना इस भाग का हम रक्त संचार नहीं करते हैं, उसको सिर्फ आंतरिक में ही हम इंक्लूड करते हैं, तो ऐसे, है ना। तो जो ये ऊपरी भाग है, ये इतना हिस्सा सीने के पीछे वाला,
हम इसका रक्त संचार करना आज समझेंगे। तो सर्वप्रथम जो हमें क्या करना है, क्योंकि ये बड़ी मांसपेशी है। दिवाकर दुबे जी, आपका कोई विशेष प्रश्न है तो जब प्रश्न का समय होगा उस समय रिक्वेस्ट भेजिएगा, है ना। और ये जो बड़ी मांसपेशी हैं, इनमें क्या करते हैं हम कि फैलाव और संकुचन एक साथ ना करने का प्रयास करते हैं कि एक बार फैलाव कर ले, आराम करें, फिर संकुचन करें। और यह शुरुआत में हम ऐसा करते हैं। जब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है तो फैलाव और संकुचन हम एक साथ कर सकते हैं। देखिए, शुरू शुरू में फैलाव और संकुचन करने से क्या होता है ना कि कई मांसपेशियों में बहुत ज्यादा खिंचाव आ जाता है। तो प्रयास ये करें कि जब भी रक्त संचार का अभ्यास करना शुरू करें, और अगर आप सुबह खाली पेट करते हैं तो बिना पानी पिए मत करें। कम से कम 2-250 ml पानी सिप सिप करके पी लें, वरना किसी भी मांसपेशी में अच्छा खासा खिंचाव आ जाएगा। क्योंकि रात्रि में, अभी मैं इसका कारण बता दे रहा हूं, रात में जैसे आप मान लीजिए रजाई के अंदर लेटे हैं, है ना, एक अलग गर्माहट है। शरीर जब बाहर आ रहा है तो एक अलग टेम्परेचर में बाहर आ रहा है। तो जो परिवर्तन होता है ना शरीर के टेम्परेचर का, उसमें कई बार मांसपेशियां एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार लोगों को नहाते वक्त लकवा मार जाता है, या क्या बोलते हैं, मांसपेशियां खिंच जाती हैं, क्योंकि सुबह सुबह उठे ठंडी में, जाके गर्म पानी से नहा लिया, अचानक से खिंचाव पड़ गया। या गर्मियों में एसी में रात में सोए और उसके बाद क्या बोलते हैं सीधे गए नहा लिया, जल्दीबाजी, समय नहीं दिया शरीर को, तो शरीर में कहीं खिंचाव पड़ गया, कुछ हो गया। तो देखिए, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपने ये दोनों हाथ हैं इनको यहां पर, जहां पर ये जो हिस्सा है ना, और इससे हम पीछे की ओर दबाव देंगे। ये हाथ आगे की ओर है ना, हम पीछे की ओर दबाव देंगे और आराम। पीछे की ओर हमने दबाव दिया, पूरा दबाव दिया, आराम। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा बैक का मध्य भाग है वो खाली ऊपरी और मध्य भाग, खाली वहां पे जो अभी है संकुचन की प्रक्रिया हो रही है। आप सभी लोग मेरे साथ करें, दबाव दें, आराम। अभी हम फैलाव की प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, वरना फैलाव हम यूं बाहर की तरफ और भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ संकुचन और आराम, संकुचन, आराम। और जब आप करें संकुचन तो आपको यह महसूस होना चाहिए कि वही मांसपेशी संकुचित हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि आप गलत करने लगे, है ना। संकुचन और आराम। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसी चीज को आगे की तरफ लाएंगे, फैलाव, आराम, फैलाव, आराम। आप इतनी देर में आपके अंदर इतनी गर्मी आ जानी चाहिए कि आपके चेहरे पे पसीना होना शुरू हो जाना चाहिए, जैसे इस तरह गले पे पूरा पसीना होना शुरू हो जाना चाहिए, अगर आप सही से कर रहे होंगे। फैलाव, आराम, फैलाव, आराम, है ना। ये हो गई आपकी मध्य भाग की। और ये हिस्सा है जो विंग्स रहती हैं अपनी बैक की, इनकी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों हाथों को आगे की तरफ लाके आगे की तरफ लाना है, यूं यहां से लाएंगे आगे की तरफ। और संकुचन और आराम किधर हो रहा होगा, यहां पे, ये बाहरी विंग्स में। पूरा पीछे तक, कि जिससे पीछे संकुचन हो जाए और बाहर आके यहां पे आराम। क्योंकि फैलाव हो ही नहीं सकता जब तक ये दोनों हाथ आप और आगे यहां तक नहीं लाएंगे, है ना। मध्य तक लाएंगे तो आराम, पीछे संकुचन, आराम, संकुचन, आराम। अब क्या है, फैलाव, फैलाव, आराम, फैलाव, आराम, फैलाव, आराम, है ना। ये दो भाग कर लिए हमने। क्या किया, मध्य भाग का कर लिया और ये जो कॉर्नर वाला पोर्शन है इसका कर लिया, है ना। अब जो है हम यहां से अपनी मुट्ठी ऐसे बंद करेंगे और पीछे की ओर इसको हाथ को ले जाएंगे, 1 2, पूरा आगे तक लाएंगे, 1 2, 1 2, 1 2। ठीक इसी प्रकार से, माफी चाहता हूं, अच्छी, 1 2, 1 2, 1 2। और ये पूरा भाग ऊपरी कमर के लिए ही हो रहा है, निचले हिस्से के लिए नहीं हो रहा है। 1 2, 1 2, है ना। फिर हम यही चीज दोनों हाथों से करेंगे, 1 2, 1 2, 1 2,
इतना करने के बाद आप 2-4 लंबी सांसें लीजिए। और यह समझने का प्रयास कीजिए कि कहीं किसी भी मांसपेशी में आपको कोई तनाव या खिंचाव तो महसूस नहीं हो रहा है। इस प्रकार की कोई प्रक्रिया तो नहीं हो रही है जिससे आपके अंदर खिंचाव उत्पन्न हो। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों हाथों को ऊपर से नीचे की ओर लाएंगे और पीछे की ओर ले जाएंगे। 1 2 1 2 1 2 पीछे की ओर ले जा रहे हैं हम, ये यहां पर नहीं ला रहे हैं, पीछे की ओर। 1 2 1 2 और ये सिर्फ हम ऊपरी भाग का ही कर रहे हैं, आप ये भी समझ लीजिएगा। निचले भाग में हम नहीं जा रहे हैं अभी, ये सिर्फ सारी की सारी प्रक्रिया हम ऊपरी भाग के लिए कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा और मैं आगे कर लेता हूं इसे, जिससे आपको और दिख सके। अब हम बाहर की ओर हाथ रखेंगे और यहां पे ऐसे लाएंगे, जिसमें ये कोहनी पीछे हमारी ये रहेगी, और ये हम आपस में हाथ टच नहीं करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। अब देखिए, इस प्रक्रिया को मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो इतनी रक्त संचार की प्रक्रिया में पूर्ण शरीर में आपके ऊर्जा का प्रवाह इतना हो जाएगा कि शरीर गर्म हो जाएगा। मैंने जब आपको बताया था कि शरीर गर्म होना शुरू हो जाना चाहिए, तो शरीर गर्म होना शुरू हो जाना चाहिए, और इस समय तक आपके पूर्ण शरीर में गर्मी आ जानी चाहिए कि पूरा शरीर एकदम गर्म हो जाए। देखिए, जैसे पसीना आना शुरू हो जाए, है ना, इस तरीके से होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप सही से नहीं कर रहे हैं, है ना। अब इसके बाद क्या है, जो अब हम अगला ऊपरी भाग का अभ्यास करने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा महिलाएं चाहें तो अवॉइड कर सकती हैं, है ना। शुरुआत में हो सकता है उससे कष्ट हो। यदि महिला का भार थोड़ा सा भी अधिक है ना, देखिए होता क्या है कि आप मेरी बातों को जो एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के तौर पे लीजिएगा, कोई मतलब टॉन्ट या उस तरीके से नहीं। देखिए, वजन किसी का ज्यादा या कम होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो संतुलित किया जा सकता है ना। लेकिन जब भार थोड़ा सा ज्यादा होगा ना, तो इस समय पे क्या होता है कि जो वक्ष स्थल होता है, वहां पे अधिक खिंचाव होने के कारण जो यहाँ की जो ये धारी होती है ना, जो यहाँ पे स्तन का भाग होता है, उसमें कई बार खिंचाव आ जाता है, और उसकी वजह से बहुत लंबे समय तक पीड़ा रहती है ना। तो इसको हम अगर चाहें तो महिलाएं अवॉइड कर सकती हैं। हम इस हाथ को ऊपर तक ले जाएंगे, दोनों हाथ को, और एक तरफ पूरा खींचेंगे इधर, जिससे ये चीज पूरी खिंच जाए हमारी यहां तक, एक तरफ पूरा 1, और उसके बाद दूसरी तरफ से 2 1 2, और हाथ एकदम ऊपर की तरफ यूं ऐसे करके ऊपर बंधा रहेगा, है ना। 1 2 1 2, है ना। अब ये कर लिया हमने। 2 श्वास लंबी लीजिए। या देख लीजिए कि किसी भी प्रकार की आपको शरीर में कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही, कोई खिंचाव तो नहीं हो रहा। उसके बाद अपने हाथों को इस तरीके से या ऐसे एक दूसरे से, किसी भी तरीके से जो आपको ज्यादा आसान लगता हो उस तरीके से पकड़ लें, और पूरा ये खिंचाव, 1 आराम, 1 आराम, 1 आराम, 1 आराम, 1 आराम, है ना। यह आपका जो मूल बड़ी मांसपेशियां हैं, उनका सभी का रक्त संचार यहां पे ऊपरी बैक के हिस्से का पूर्ण हो जाता है ना। और अगर आप चाहें तो खिंचाव के लिए एक छोटा सा अभ्यास और है। अब मैं कैसे दिखाऊं उसे, आगे ऐसे जाके ना आप ऐसे खिंचाव कर सकते हैं,
ऐसे फिर ऐसे। अब देखिए, सामान्यता तो मैं पलथी मार के ही बैठता हूं, है ना, सिद्धासन में बैठता हूं। आप चाहें तो इसी प्रक्रिया को पांव आगे फैलाकर भी कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से ना आगे फैलाकर भी आप कर सकते हैं, उसका भी भविष्य में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो जो ये बैक की रक्त संचार की, जो अपर बैक की ये खाली है ना, और इसके बाद कल हम जो समझेंगे तो हम इसका लोअर बैक समझेंगे कि जो निचली बैक की मांसपेशियां हैं उसको कैसे रक्त संचार करते हैं। अब आप देखिएगा, अधिकतर लोगों को निचले बैक में बहुत प्रॉब्लम होती है। कि निचली बैक खिंचाव है, कमर में दर्द रहता है ना, या खुलकर पेशाब नहीं होती, खुल के टट्टी नहीं होती, है ना। ये सारी समस्याएं लोगों को आती हैं और ये बहुत सामान्य है। देखिए, जितने लोग हम यहां जुड़े हुए हैं, बेझिझक अपनी बात कहिएगा, कभी भी मन में कुछ रखने की जरूरत नहीं है। मेरे आपको अगर अगेंस्ट में भी बोलना पड़ रहा है ना किसी चीज को लेके, मैं सीखने के लिए हमेशा तत्पर हूं, लेकिन विद अ डिस्कशन। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मैं मान लूंगा, हां मुझसे गलती हुई है। देखिए, अभ्यास में, आध्यात्मिकता में बहुत रेयर चांस है कि गलती हो, लेकिन यह है कि हम भौतिक चीजें जो मैं बोल रहा हूं उसमें गलती हो सकती है। मान लीजिए मैंने कोई मेडिकल साइंस का कोट किया, कोई भी चीज कोट की, है ना, तो उसमें गलती हो सकती है। कोई मैं ऐसी चीज बता रहा हूं जो साइंटिफिक है, उसमें गलती हो सकती है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है मैंने गलत पढ़ लिया, हो सकता है जिस वेबसाइट को मैंने प्रेफर किया हो। देखिए जी, मैं एक चीज आपको बता देता हूं, मैं सिर्फ एआई से पढ़ाई नहीं करता हूं, कभी भी नहीं करता हूं मैं। अगर एआई कुछ भी कहता है तो मैं पहले जाके, अगर उसने लिंक मेंशन किया है तो मैं वहां जाके पूरी बात पढ़ता हूं। वो नीम हकीम खतरे जान वाला काम नहीं करता। मुझे पढ़ने का, मुझे अध्ययन का शौक है और मैं आराम से पढ़ सकता हूं, मेरे को कोई बहुत खास वो नहीं रहता है। लेकिन वर्तमान समय में जब मैं आश्रम पर रहता हूं तो उसमें मेरा पूरा दिन पशुओं के साथ जाता है। मेरा पूरा समय उन्हीं के साथ रहता हूं, मैं उन्हीं को देखता रहता हूं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनका हाव भाव कैसा है, उनको कोई मेडिसिन की जरूरत तो नहीं है, उनको कोई इंजेक्शन की जरूरत तो नहीं है, उनका भोजन में क्या परिवर्तन कर सकता हूं मैं, क्या नई चीजें उनको भोजन में दी जा सकती हैं जिससे उनका स्वास्थ्य और अच्छा हो, है ना, कि उनको और अच्छा लगे, भोजन अच्छा लगे, वो और अधिक खुशी से रह सकें। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जितना खुश पशुओं को मैं रख सकूं। तो उसके लिए क्या है ना कि देखिए, एक तो है कि बनी बनाई चीजें हैं जो पहले से चलती चली आ रही हैं, मैं उनको भी देखता हूं, उसके बाद मैं उनके पास भी जाकर बैठता हूं। कुछ पशु होते हैं जो एग्रेसिव होते हैं, ऐसी चीज नहीं है, लेकिन मैं बैठता हूं, समझता हूं। देखिए, पशु आवश्यक नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो समझें, लेकिन बार बार एक ही चीज बताने पे पशु भी समझता है। आप आदत डाल देंगे, उसे ये जरूरत नहीं है कि आपकी वो लैंग्वेज समझे, लेकिन ये है कि धीरे धीरे उसको ये पता होता है कि किस चीज के लिए मना किया जा रहा है, किस चीज के लिए हां किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य भी बचपन से क्या है ना, उसको एक बंधन में बांध दिया गया है जो सोसाइटी द्वारा उत्पन्न किया जाता है कि अगर आप ऐसे हैं तो सभ्य हैं, आप ऐसे हैं तो असभ्य हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ऐसे कितने मनुष्य होंगे यदि उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है कि वो ऐसी हरकतें कर रहे होंगे जो एक बच्चा कर रहा होता है, उम्र 50 की में भी कर सकते हैं। क्योंकि वो जो स्वतंत्रता और जबरदस्ती की आपके ऊपर एक बोझ डाला जाता है, अरे इतने बड़े हो गए ऐसी हरकत करते हो, इतने बड़े हो गए हो तुम्हें खाने की तमीज नहीं है, इतने बड़े हो गए हो तुम्हें पहनने की तमीज नहीं है। आदमी ने बार बार ये जो सामाजिक बोझ डाला है, इससे मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन हुआ है, जिस कारण से मनुष्य क्या है, मानसिक रूप से बहुत दबाव में रहता है।
हमें इस दबाव से बाहर आना है। उसके लिए क्या है कि हम सिर्फ सीधे मस्तिष्क को दबाव से बाहर नहीं ला सकते। जब संपूर्ण शरीर में या रक्त संचार की जो वायु प्रवाह की प्रक्रिया होएगी ना, तब हम इस दबाव से बाहर आएंगे और हम वह माध्यम जानेंगे कि हमें खुश रहने के लिए समाज के द्वारा बंधित रहने की जरूरत नहीं है। क्यों सामाजिक बंधन में हम रहते हैं? क्योंकि जिससे हमारा घर परिवार सबको हम सुखी रख सकें, ये करें वो करें, उससे मतलब नहीं है। मनुष्य चाहता है कि हमारे आसपास लोग हों, हमसे बातचीत करने वाले लोग हों, जिनसे हम दुख सुख बांट सकें, कभी जरूरत हो तो एक दूसरे की मदद कर सकें। लेकिन उसके लिए वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज करता है, और उस सबसे ज्यादा मनुष्य को ये लगता है कि मैंने ही सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया है। और ये सबके साथ होता है। एक परिवार को चलाने के लिए ना बोलने में बहुत कष्ट होता है ना। शांति से किसी की बातें आप सुनेंगे ना, तो आपको आधे घंटे में पता होता है कि वो मनुष्य कैसा है। लेकिन आपको उसके लिए सभी की बातें शांति से सुननी होंगी। सिर्फ आप एक व्यक्ति की बात को शांति से सुन के इस चीज को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, है ना। और कुछ जगहों पे आपको हमेशा एक दायरा रखना होगा कि यहां तक मैं अगले को स्वतंत्रता दूंगा, चाहे वह झूठ बोलने की स्वतंत्रता हो, कामचोरी करने की स्वतंत्रता हो, या किसी भी तरीके की स्वतंत्रता हो। मैं इतनी स्वतंत्रता एक मनुष्य को दूंगा, और वह मनुष्य दर मनुष्य निर्धारित की जा सकती है कि मैं किसको कितनी स्वतंत्रता देता हूं। लेकिन उसमें किसी को स्वतंत्रता देने का अर्थ यह नहीं है कि आप भेदभाव और क्या बोलते हैं हानि करना शुरू कर दें। मनुष्य को देखने का, समझने का नजरिया एक जैसा ही होना चाहिए। आर्थिक स्थिति पे कभी भी किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। मैं आश्रम में रहता हूं, अधिकतर जो मेरे लिए भोजन आता है ना, वो जिसने भी आश्रम में श्रमिक के रूप में कार्य किया उनके घरों से आता है। और मैं कभी इस चीज के लिए मैं हमेशा मतलब, और ऐसा कभी नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ विशेष रूप से करने चला गया इसलिए वो मुझे भेज रहे हैं, ऐसा कुछ। सिर्फ प्रेम व्यवहार। मैं उनके घर भी जाता हूं, वह श्रमिक हैं, क्या हो गया। मैं उनके घर जाता हूं, दुख सुख में जाता हूं, बैठता हूं, बातचीत करता हूं। कभी भी किसी के यहां पे भी चला जाता हूं, मैं यहाँ आश्रम में, गांव में किसी के यहां जाके बैठ गया मैं, लोग मेरे पास आके बैठते हैं, हम लोग घंटों तक बातें करते रहते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कभी किसी ने नहीं जताया कि हम यहां भैया के लिए खाना लेकर जाते हैं या कुछ वो करते हैं, कुछ नहीं। सबका प्रेम है, सबके साथ प्रेम है। जो हमारे यहां पे कार्यकर्ता कार्य करते हैं वो भी यहीं गांव के ही रहने वाले हैं। तो कभी भी किसी को आर्थिक आधार पर कभी भी गलत सलत वो मत करिए, भेदभाव मत करिए। सबसे पहले आर्थिक आधार पे भेदभाव बंद करिए। आप देखेंगे कि 100 में 70 समस्याएं आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। जितना अधिक आर्थिक आधार पर आप भेदभाव करेंगे, मैंने अपने जीवन में एक चीज सीखी है, किसी व्यक्ति से आप प्रेम से बात करेंगे ना, वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाएगा, जरूर, सदैव सिखाएगा। मैंने जब अपनी फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त की तो मैं पंजाब में रहता था उस टाइम पे, है ना। तो वहां पर जो एक व्यक्ति था, जहां पर हम बाहर कभी रहते थे, कभी मैं हॉस्टल में रहता था, कभी कहीं रहता था, है ना। एक व्यक्ति था, जलेबी बहुत अच्छी बनाता था। मैं उसके साथ कई बार बैठता था, अपना बैठा, मैं उसके पास कितने रुपए की जलेबी खा रहा हूं, 10 रुपए की। 10 रुपए की जलेबी में भी वो मुझे यह सब बता देता था कि भैया आसपास में इस व्यक्ति के पास आप कितना भोजन करने योग्य है इसका। जबकि बाकी लोग जलेबी नहीं बेच रहे हैं, लेकिन वह आपके स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा है कि भैया ये थोड़ा सा कम साफ सफाई से काम करता है, ये थोड़ा अच्छा है, यहां पे आप भोजन करा करिए, या यहां से आप सामान ले जा सकते हैं, यहां से। उसका आप ना कोई राग ना कोई द्वेष, वो अपना ठेला लेकर आता है, शाम में लेके चला जाता है। तो आप किसी के भी साथ बैठते हैं ना, बात करते हैं, तो वो आपको एक समझदारी की बात जरूर बताएगा। और यहां पर मैंने जितना अपने जीवन में क्योंकि मेरा जीवन, मेरी इंजीनियरिंग सिविल से रही,
मेरा आधे से ज्यादा जीवन श्रमिकों के साथ बीता। उन्होंने जितना मुझे जीवन के बारे में, व्यक्ति के बारे में और बाकी चीजों के बारे में शिक्षा दी है, शायद एक सामान्य व्यक्ति भी उतना नहीं दे सकता। किस प्रकार से सभी को एक आधार पे आंकना चाहिए, ये मैंने वहां पर सीखा है। मैं बचपन से ही ऐसा ही था। मुझे कभी शर्म नहीं आती थी कि मैं एक पकौड़ी वाले के साथ उसकी दुकान पे बैठ के पकौड़ी बनाना सीख ले रहा हूं, या समोसे वाले के साथ समोसा बनाना सीख ले रहा हूं। मैं जब एक आयु में था तो मैं आज के समय में, आज से मैं 5 वर्ष पीछे जाता हूं तो मैं अपने साथ वालों से ज्यादा बेहतर समझता था कि मैं अपने से कम 20 साल बड़े लोगों के साथ बैठ के बात करूं। आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम किसी व्यक्ति की आयु 50-55 वर्ष हो या 60 वर्ष हो, मैं उसके साथ बैठ के बात करूं। हमारे विचार ज्यादा मेल खाते हैं बनिस्बत मेरे बराबर के लोगों से। जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं या कॉलेज फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हम बातचीत करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन जो हमारे विचार हैं उनमें बहुत अंतर है। उनका जो लाइफ स्टाइल है और जो मेरा लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत अंतर है। जो सादगी और जो सादा जीवन एक समय के बाद मुझे चाहिए, वो अभी उनके अंदर वो चीज नहीं है। तो क्या मैं उसमें पक्षपात करने लगूं कि नहीं यार ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, और जो 60 साल वाले हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं? यह करना उचित नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से जब हम रक्त संचार की प्रक्रिया करते हैं तो हम अपने संपूर्ण शरीर के हर एक भाग को उतना ही प्रेम देते हैं। हम हाथ से सबसे ज्यादा काम करते हैं तो हम अपने हाथ पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि नेत्र हमें दिखाई हमें देना बंद हो जाएगा तो हमारा पूरा शरीर कैसे कार्य करेगा। तो हम अपने नेत्रों का ज्यादा ध्यान रखें, बाकी चीजों का ध्यान ना रखें, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है ना। कि हमारे नेत्रों में कोई कष्ट आया, हम भागे भागे फिर रहे हैं, ये वाला डॉक्टर वो वाला डॉक्टर, लेकिन हमारे हाथ में थोड़ा सा कट लग गया, अरे ठीक है वो तो ठीक हो ही जाएगा ना। संपूर्ण शरीर से उतना ही प्रेम कीजिए, शरीर के हर एक भाग से उतना ही प्रेम कीजिए। यह मत देखिए कि यह मांस का ही तो टुकड़ा है, या तो ये तो लीवर है, अरे लीवर खराब हो गया तो मृत्यु हो सकती है, किडनी खराब हो गई तो मृत्यु, ये हो गया, हार्ट खराब हो गया तो मृत्यु हो सकती है। अरे हड्डी तो है, वो तो जुड़ ही जाती है, उस पर इतनी मेहनत क्या करें, क्या भोजन खाते, क्या कैल्शियम खाएं, ज्यादा प्रोटीन खा लें, या ये सब चीजें मत कीजिए। पूर्ण प्रेम कीजिए, संपूर्ण शरीर के हर एक भाग से उतना ही प्रेम कीजिए, सभी के साथ बराबर प्रेम कीजिए। यह आवश्यक, अत्यधिक आवश्यक है। देखिए समाज में कटुता है, उसको हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम किसी के साथ प्रेम व्यवहार से हैं और समाज में हर आदमी जान जाए ना कि व्यक्ति प्रेम व्यवहार से ही रहता है, किसी के साथ ऊपर नीचे नहीं करता है, क्यों हम हमेशा यह सोचें कि जो हमसे आर्थिक रूप से कमजोर है वही हमसे नमस्ते करे। मैंने ये चीजें बहुत बार देखी हैं। मैंने समाज में इस चीज को हमेशा देखा है कि जो जूनियर होगा वो नमस्ते करेगा, सीनियर नमस्ते क्यों नहीं करेगा भाई? आप 10 बार एक क्या बोलते हैं, एक अपने जूनियर को नमस्ते कीजिए, देखिए वो आपसे कितना खुश रहेगा, वो आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करेगा। जो हमारे ऑफिस में जब मैं नौकरी करता था तो वहां पे क्या बोलते हैं, जो हमें पानी या चाय देता था, उसके साथ भी मैं पहले जाके उसको भी गुड मॉर्निंग करता था, वो भी गुड मॉर्निंग सर करता था। कभी मैंने पहले देख लिया तो मैंने कर लिया, वो हमेशा खुश रहता था। वो उसने एक दिन आके स्पेशली बोला कि सर आप ही अकेले हो जो अगर मुझे देख लेते हो तो आप पहले कभी कर देते हो विश, वरना मैं ही सबको जा जाके कहता हूं। लोगों को खुशी मिलती है, सबके साथ खुशी बांटिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे अपने जीवन में। और यदि यह चीजें भी आप नहीं सीख पा रहे हैं ना, और आप सोचते हैं कि आप बहुत बड़ा एक योगी बनने की ओर बढ़ने वाले हैं, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। देवराहा बाबा को आप देखिए, त्रैलंग स्वामी को देखिए, लाहिड़ी महाशय के जीवन से आप एग्जाम्पल्स लीजिए, आप श्री योगानंद परमहंस के जीवन से एग्जाम्पल्स लीजिए। हाँ, चलिए हम इसे और विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। अभी यदि किसी का कोई प्रश्न है रक्त संचार से संबंधित, या जो अभी आज जो प्रक्रिया सिखाई गई है उससे संबंधित, या कोई आध्यात्मिकता से संबंधित, तो वो जुड़ के पूछ सकते हैं। जगमोहन सिंह जी। नमः शिवाय। नमस्कार। वो पेट का जब रक्त संचार किया था ना तो परसों, तो उसके बाद से जैसे हिलडुल कर रहे हैं ज्यादा है तो स्पाइन के नीचे जैसे ना, मतलब पेट के नीचे जैसे वो एकदम से उसमें दर्द होना शुरू हो जा रही है। कौन सा या भाग? तो ज्यादा क्या जो उड्डयन बंद के तरीके से रहता है उस तरीके का अभ्यास, या कौन सा भाग, कौन सा
रक्त संचार का जो प्रयास कर रहे हैं तो आप दिक्कत आ रही है? जो लेफ्ट और राइट के लिए बताया था ना, जो पेट इस का। तरीके से खींचने के लिए इधर उधर? हाँ जी, उससे अब पता नहीं मेरे से या तो ज्यादा जोर से खिंच गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या है ना, खिंचाव कम दीजिए। जितना ज्यादा आप घूम रहे हैं, अगर कम ज्यादा करने में दिक्कत आ रही है तो पहले कम कीजिए। एक जैसे गर्दन का मैंने बताया था ना, 25, 50, 75, 100, उसी हाँ जी। तरीके से पहले 25%, फिर और 25%, फिर और 25%, फिर और 25। कई बार झटके से जब हम पूरा घूमते हैं ना, ऐसे ऐसे करने का कोशिश करते हैं, तो उसमें कई बार कुछ नस नाड़ी खिंच जाती है। हाँ, वो टेल बोन के नीचे ना एकदम से बड़ी कोई तीखी दिक्कत जैसी अभी। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कीजिए, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक। जबरदस्ती मत कीजिए, जितना खिंच पा रहा है उतना ही खींचिए। देखिए, एक अभ्यास होता है जो बहुत लंबे समय से कोई मनुष्य कर रहा होता है, तो उसके शरीर में उसी अनुसार लचीलापन होता है। जैसे जिम्नास्टिक्स वाले होते हैं, है ना, या मार्शल आर्ट्स वाले होते हैं, तो आप उनकी टांगों की स्ट्रेच ऐसे पूरी खुल जाती है ना, या वो अपने टांगों को अपने सर के ऊपर तक लेके चले जाते हैं। क्या पहले दिन में हम कर सकते हैं? नहीं। लेकिन इसी को धीरे 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 अभ्यास करेंगे तो हमारे पूरे शरीर में वो भाग होने लगेगा। चाहे पेट का हो, चाहे ऊपरी हिस्सा हो, कमर का हो, कहीं का भी हो, होएगा। धीरे धीरे होएगा, जल्दीबाजी मत कीजिए। अभ्यास कीजिए, पूरा ऊपर से नीचे तक जाइए, कहीं बीच के भाग को मत करिएगा, है ना। और जब आप पेट तक आ जाएं उसके बाद ही पिछली कमर के हिस्से पे जाइएगा, वरना कंधे के साथ पिछला कमर कर सकते हैं, या ये सीने के बाद भी आप पिछली कमर का हिस्सा कर सकते हैं, है ना। आप चाहें तो पूरा इधर से नीचे तक पिछली कमर से फिर पेट पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना जी? ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। अमित कुमार जी, अनम्यूट कर लीजिए और अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अमित कुमार जी, अनम्यूट कर लीजिए और अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। एक चीज मैं यह बता दूं, यहां पे आपका जुड़ना, आपकी यह स्वीकृति है कि मैं यह वीडियो किसी भी और प्लेटफॉर्म पे डाल सकता हूं, चाहे वह यूट्यूब हो या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं डाल सकता हूं। अमित कुमार जी, आप यदि इस चीज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अनम्यूट कीजिए, अपना वीडियो ऑन कीजिए और आपका जो भी प्रश्न है आप कर सकते हैं। पुनः प्रयास कर लीजिएगा कभी भविष्य में, ठीक है ना। अब हम, अमित कुमार जी, आप कर पा रहे हैं अनम्यूट? ठीक है जी, कभी पुनः प्रयास कर लीजिएगा, एक बार सीख लीजिए कैसे करना है इसे। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ेंगे और रक्त संचार की इस प्रक्रिया को हमने तो समझ लिया है, जो भी मुझे और जानकारी आपको देनी थी मैंने दे दी। अब हम एक अन्य जो प्रक्रिया है उसको समझेंगे। मैं चाहता क्या हूं कि रक्त संचार के साथ साथ हम सारी प्रक्रियाएं सीखते जाएं, जिससे जब हमें इन्हें कंबाइन करना हो तो हमें इनसे समस्या ना होए, है ना। यदि आपको लग रहा है जो नासिका की ये जो प्रक्रियाएं मैंने आपको श्वास लेने की प्रक्रियाएं ये अलग अलग मैं बता रहा हूं, इसका कोई लेना देना नहीं है भविष्य में, तो ऐसा है नहीं, ये सब जुड़ेंगी आगे जाके, है ना। जो मैं आपको कह रहा हूं, नेत्र गोलक को स्थिर रखने का प्रयास करें, यदि आपके स्थिर नहीं रहेंगे मैं आपको अगले भाग पे अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। ये जो नासिका की जो ये प्राणायाम की प्रक्रियाएं हैं, यदि आपसे ये नहीं हो रही होंगी तो मैं आपको अगले भाग में अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। यदि यह पूर्ण रक्त संचार की प्रक्रिया आप नहीं कर पा रहे होंगे तो मैं आपको अगले भाग में अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। जब तक आप इस भाग को पूर्ण रूप से शिक्षा के तौर पर स्वीकार नहीं कर लेते और करने का प्रयास नहीं कर लेते हैं, तब तक आप अगले भाग पर मेरे साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब हम आज जो प्रक्रिया समझने जा रहे हैं, देखिए पहले तो यह एक चीज समझ लें कि श्वास की जो गति है ना, उसको प्रयास करें कि मध्यम रखें, जितना अधिक संभव हो स्लो करने का प्रयास करें, और यदि संभव हो तो मध्यम रखें। बहुत तेज गति से श्वास लेने की प्रक्रिया को कभी भी ना करें। और यहां पर मेरे विचार कई बार जो पारंपरिक यौगिक क्रियाएं हैं उनके साथ मतभेद में आते हैं। अब इसे मैं कभी विस्तार से बताऊंगा कि मैं इस प्रक्रिया को क्यों मतभेद होता है हमारा, और क्यों मैं
उसके बाद भी उस प्रक्रिया को अधिक स्वीकार नहीं करता अपने शरीर के लिए या किसी के भी शरीर के लिए। आज जो हम श्वास का अभ्यास करेंगे वह अभ्यास करेंगे हम भ्रूमध्य केंद्रीकरण का, क्योंकि धीरे धीरे हम रक्त संचार में नीचे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और बैक का अभ्यास होने के बाद जो निचला शरीर है जब हम उसका अभ्यास करेंगे तो ऊपर से हमें एक भ्रूमध्य केंद्रीकरण की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। और भ्रूमध्य केंद्रीकरण अत्यंत आवश्यक है अगले भाग में प्रवेश करने के लिए भी। भ्रूमध्य क्या है? यह हिस्सा है, अपने यहां पे स्पर्श करके देखें, आप किसी भी उंगली से स्पर्श कर लें, यह हिस्सा भ्रूमध्य केंद्र है। और जब भी हम आंखें बंद करें, आंखें खोलें या ऊपर की ओर देखें, है ना, किसी भी यौगिक प्रक्रिया में यह सर्वाधिक आवश्यक होता है कि भ्रूमध्य पर केंद्रीकरण करा जाए और सदैव करा जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए किया, हमें यह 24 घंटे 365 दिन करके रखना पड़ेगा जब तक यह एकदम स्थिर भ्रूमध्य पे केंद्रीकरण आपका नहीं होगा। क्योंकि यही जो देखिए, आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। जो हमारे शरीर में ना 3 मुख्य नाड़ियां हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, है ना। उसके बाद भी और भी नाड़ियां हैं, हमारा पूरा शरीर नाड़ियों से ही भरा हुआ है ना। तो सुषुम्ना में भी अन्य नाड़ियां होती हैं, वज्रा, चित्रा, अंदर जाके और भी नाड़ियों में विभाजित होती है, वो हम कभी भविष्य में समझते रहेंगे। मैं अभी आज आपको बहुत बेसिक बता रहा हूं। एक मैंने वीडियो डाला था श्री का, श्री विद्या क्या होती है, श्री क्या होता है, कहां पे आके, तो मैंने उसमें समझाया हुआ है कि किस प्रकार से सुषुम्ना 2 भागों में विभाजित होती है ना, किस प्रकार से वह ब्रह्मरंध्र और इधर फ्रंट में यहां पीछे से टूटती हुई एक हिस्सा यहां आ जाता है और एक हिस्सा यहां पर आता है, और यही जाके पीछे पीछे जितने चक्र आपके जो पिछले हिस्से में होते हैं उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। कुछ हो सकता है इसको समझने में कठिनाई हो, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ स्वीकार करें कि ऐसा ही होता है। जब हम भविष्य में इसके बारे में, जब जो साधक थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, उनको मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा कि भी कौन सा चक्र कहां होता है और यहीं क्यों होता है, और इस चक्र का नाम, जैसे मूलाधार का नाम मूलाधार ही क्यों है, समझ रहे हैं ना। तो मैं इस चीज को आपको पूरा समझाऊंगा कि आपको थ्योरी पूरी पता होगी तो प्रैक्टिकल करने में आपको ज्यादा आसानी होगी। आप एक इमेजिनेशन आप समझ सकेंगे कि वह चीज वहां पर क्यों है, उसका कारण क्या है। और जो हमारे शरीर की जो अन्य नाड़ियां हैं ना, वो इन्हीं 3 मूल नाड़ियों में आकर समाहित होती हैं। और हमारे शरीर में असंख्य चक्र हैं, अर्थात कि जहां पर भी नाड़ियां कटती हैं, 2 नाड़ियों के कटने से तो नहीं होगा, लेकिन जहां पे 2 से अधिक नाड़ियां कटती हैं वहां पे एक चक्र बन जाता है। और जहां पे ईडा, पिंगला और सुषुम्ना कटती हैं वहां पे जो हमारे मेजर चक्र होते हैं वो वहां बनते हैं, जिन्हें हमने अपने सप्त चक्र में विभाजित किया हुआ है। ठीक है। और चक्र का अर्थ यह नहीं है कि वह गोल होगा, है ना। तो ये भी चीज आपको समझनी होगी कि चक्र सदैव गोल हो। चक्र का अर्थ यह नहीं है कि वो चक्र के भांति गोल होगा। तो सुषुम्ना जब 2 भाग में आके विभाजित हो जाती है, तो यह जो भाग ऊपरी हिस्से में होता है, जब ऊर्जा को अत्यधिक तीव्र तरीके से ऊपर की ओर ढकेला जाता है, तब यही हिस्सा यहां पर खुलता है जब मनुष्य शरीर त्याग कर देता है स्वेच्छा से। जो स्वेच्छा से समाधि में जाते हैं या अपने इस शरीर का त्याग करते हैं, वह निकलने के लिए यही माध्यम उपयोग करते हैं। अन्य किसी चक्र से अगर संपूर्ण ऊर्जा निकाल देंगे तो वो इस शरीर या कर्म बंधन से, या जो इस जीवन चक्र का जीवन मरण चक्र जो है ना, इसके बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे।
और ऐसा बहुत मुश्किल ही होगा कि आप क्या बोलते हैं मूलाधार से ऊर्जा निकाल ले जाएं, तो वैसा होने वाला नहीं है। बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है वो, कि वैसा होए तो बहुत कष्टकारी मृत्यु होएगी, है ना। तो वह एक हिस्सा आके यहां पे हमारे कनेक्ट होता है, और यहीं पर जब हम कनेक्ट करते हैं तो जो ये पिछला हिस्सा होता है यहां पर, इसी में जब हम अंदर की ओर जाते हैं तो यहीं पे अगर हम सेंटर निकालेंगे, यहां पे ऐसे लाके इसके सेंटर में, तो यहां पे हमारा आज्ञा चक्र होता है ना। कई बार जब हम जल्दीबाजी में होते हैं तो हम क्या देते हैं, अच्छा आज्ञा चक्र पे फोकस कीजिए, यहां पे फोकस कीजिए। वो एग्जैक्टली यहां पर नहीं, यहां अंदर जाके इस हिस्से में अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें और यहां से एक लाइन ड्रॉ करें, है ना, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करें, जो तीनों जब जहां पे आके कोइंसाइड करेंगी वहां पर होता है वो चक्र, और उसी प्रकार से नीचे स्पाइन में जाता रहता है नीचे तक। तो जब भी हम खाली रहें तो उस समय हमें प्रयास करना क्या है, अभी रक्त संचार के साथ नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ करने का प्रयास मत कीजिए। प्रयास कीजिए यहां पर स्पर्श कीजिए, या कोई बिंदु रखिए या तिलक रखिए, या कोई क्या कहते हैं उसे, चंदन आदि रख के ना वहां पे फोकस करने का प्रयास कीजिए। अभी के लिए, आज के लिए, अभ्यास के लिए हम इसका प्रयास किस प्रकार से कर सकते हैं, अब हम वो समझेंगे। हमें क्या करना है, जब हम नासिका से श्वास ले रहे हों तो हमें महसूस करना है श्वास यहां से प्रवेश कर रही है और यहीं से बाहर आ जा रही है, यहीं से प्रवेश कर रही है, यहीं से बाहर आ रही है, यहीं से प्रवेश कर रही है, यहीं से बाहर आ रही है। चलिए अभ्यास कीजिए, आंखें बंद कीजिए, दोनों नासिकाओं से श्वास लेंगे हम और महसूस करेंगे कि वह यहां से प्रवेश कर रही है और यहीं से बाहर आ रही है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारा यहां कंसंट्रेशन बन गया है? जब बचपन में अगर आपको याद हो, कोई व्यक्ति यहां पे हमें सामने उंगली दिखाता था, आंख बंद भी रहे ना, तो यहां पे एक स्पंदन सा महसूस होता था इस जगह पे, है ना। तो वही स्पंदन आपको बिना उस प्रकार से उंगली दिखाए होगा और वो कंटिन्यूअस होगा। शुरू शुरू में क्या होता है, वह स्पंदन बहुत फ्लक्चुएटिंग होएगा, बंद हो जाएगा, होएगा, बंद हो जाएगा, होएगा, बंद हो जाएगा, होएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वह स्पंदन का समय बढ़ता जाएगा। थोड़ी ज्यादा देर के लिए होगा, फिर रुकेगा, और ज्यादा देर के लिए होगा, फिर रुकेगा, और ज्यादा देर के लिए होगा, फिर रुकेगा। तो यह स्पंदन का जो समय है यह बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, और फिर एक ऐसा समय आएगा कि यह स्पंदन तीव्र हो जाएगा, और ऐसा होगा कि बहुत तीव्र हो जाएगा और वह पीड़ादायक हो जाएगा। लेकिन वह समय है जिस समय आपको समझना है कि इस पीड़ा को कुछ समय के लिए आपको झेलना आवश्यक है। जैसे जैसे वह पीड़ादायक होता जाएगा, दर्द होएगा, हो सकता है कुछ दिनों तक, कुछ रातों तक आपको नींद ना आए, उसकी पीड़ा इतनी अधिक हो जाए। लेकिन हमें यही एक चीज है जिसको सहना है, बाकी पूरे क्रिया के अभ्यास में कहीं कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन इस चीज को हमें थोड़ा सा सहना पड़ेगा और बिना मेडिसिन खाए सहना पड़ेगा। धीरे धीरे क्या होगा, वह स्मूथ होता जाएगा और आनंदमयी परिवर्तन में बदल जाएगा। बिल्कुल आनंद आएगा, हमेशा भीना भीना, मध्यम मध्यम आनंद। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, वहीं पे आपका पूरा केंद्र जो है, आपका पूरा का पूरा केंद्र वहीं पे लगा हुआ, बहुत मजा आ रहा है। मजा आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, समाप्त ही नहीं होगा वो आनंद। हर एक पल नया आनंद का पल होगा। इसे कहते हैं ना नित्य नवीन आनंद। वो हमेशा आनंद में ही आप बहे रहोगे, कभी उससे बाहर आओगे ही नहीं उस आनंद से। आप अंदर ही अंदर खुश रहोगे, लोगों को लगेगा क्या अजीब इंसान है, खुशी रहता है अपना अंदर ही अंदर, है ना। और जितना ज्यादा आप इस आनंद को एंजॉय करेंगे, जितना ज्यादा आप इस आनंद के साथ जुड़े रहेंगे, उतना अधिक आपके लिए लाभदायक रहेगा। और एक चीज जान लीजिएगा, कोई योग का ऐसा मार्ग नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार, या
कोई भी अन्य ऐसा कोई भी मार्ग नहीं होता जिसमें यहां पर भ्रूमध्य केंद्रीकरण के बिना आप सफल हो सकें। मंत्र आदि की भी सफलता के लिए मनुष्य को भ्रूमध्य पे एकीकरण करना बहुत आवश्यक होता है। जब तक भ्रूमध्य पे पूर्ण रूप से केंद्रित होकर आप उस मंत्र का जप नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से मंत्र की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, और मंत्र की ध्वनि उत्पन्न ना होने के कारण वह मंत्र कभी सफल नहीं होता, उसका लाभ नहीं मिलता। जो ऊर्जाएं या जो धातु या जो रत्न आप पहनते हैं, उनका भी प्रभाव धन रूपी ऊर्जा से ही शरीर में प्रवेश करता है। तो यह आपको समझना होगा कि सिर्फ जब हम देखिए, जो हमारा वैदिक प्रक्रिया है अनुष्ठान पूजा करने की, कैसे रूप कि सब कुछ सुंदर दिखे, देवी देवताओं की फोटो है, मूर्तियां हैं, सब साफ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन रूप, दृश्य जो है एकदम अच्छा दिख रहा है। रस जो भी भोग दिए जा रहे हैं उनको, जो बाद में हम ग्रहण करने वाले हैं, रस सभी मेवा फल आदि आदि जो हम विशेष रूप से ईश्वर के लिए ही बना रहे हैं, गंध, धूप, दीप, नाना प्रकार के पुष्प, फल, ऋतुफल, है ना, गंध हो गई। उसके बाद ध्वनि, डिम डिम बाजे, नगाड़े, शंख आदि की विशेष ध्वनि जो क्या बोलते हैं वैद क्या नेचुरल होती हैं, नेचुरल तरीके से हो रही हैं, है ना। रूप, रस, गंध, ध्वनि, ये सारी चीजें जो हैं आपको ईश्वर की जब हम पूजा करते हैं तो ये सब एक माध्यम ही है, बस ये भौतिक माध्यम है। और उसके बाद शब्द में आपका क्या आता है, जो वाचिक रूप से आप शब्द बोल रहे हैं, किसी भी भाषा में कथा कर रहे हैं, कोई संस्कृत का श्लोक बोल रहे हैं, कोई वैदिक मंत्र का जप हो रहा है, कोई चौपाई, कोई आरती करी जा रही है। देखिए, एक चीज यह समझना आवश्यक है कि प्रथम दिवस से ना कि अब मैं योग करने लगा हूं, मैं बहुत अब डिफरेंट हो गया हूं, ये चीज मत करिएगा कि मैं क्रिया योगी हो गया हूं, अब मुझे पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है, अब तो मैं समझ ही गया हूं, मैंने तो सुन ही लिया, देवांशु जी ने तो बताया कि ऐसा करने से क्या होगा। नहीं, स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी ने कहा है कि जब तक आप गंतव्य अर्थात डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते, तब तक जो भी मार्ग मिल रहा है सब कुछ अपनाते जाइए। पूजा पाठ कीजिए, मंदिर जाइए, ज्योतिष का सहारा लीजिए, यदि आपको आवश्यक है तो हस्तरेखा के माध्यम से जो आपके जीवन में परिवर्तन आता है उसको जानिए, सब पे विश्वास रखिए। स्वामी युक्तेश्वर गिरी बहुत बड़े ज्योतिष थे, उन्होंने श्री योगानंद परमहंस को एक बार कह दिया था कि क्या बोलते हैं, तुम इस कष्ट को अगर तुमने 24 दिन तक झेल लिया तो यह 6 माह तक नहीं रहेगा, अन्यथा ये 24 दिन में खत्म हो जाएगा। और उन्होंने उनको एक रत्न या कोई धातु पहना दी थी, और वो इतनी पीड़ा में थे कि गुरुदेव गुरुदेव कहते हुए दूसरे शहर चले गए थे। तो उनको बहुत अच्छा ज्योतिष का ज्ञान था। तो इस तरीके की चीजें आपको स्वीकार करनी होगी। स्वामी युक्तेश्वर गिरी की इस बात को आपको मानना होगा। जब तप, हवन, मंदिर दर्शन, दान, जो आपका बाकी कोई भी प्रक्रिया है, वैदिक प्रक्रिया है, सबको करिए। साथ ही साथ योग का अभ्यास कीजिए, क्रिया का अभ्यास कीजिए। धीरे 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 आप इतने बेहतर हो जाएंगे कि आप वही प्रक्रियाएं स्वयं से योग में करने लगेंगे। आपको पता चलेगा कि यह क्रिया योग के माध्यम से भी तो ये दीप जल रहे हैं। यह भौतिक दीपक हमें तब जलाने की आवश्यकता नहीं है जब हम अपने आंतरिक दीपक जला लेंगे। या हमें भौतिक गंध उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है जब हमारी आंतरिक गंध उत्पन्न हो जाएगी। या हमें शंख नाद सुनने की जरूरत नहीं है जब हमारे अंदर आंतरिक नाद उत्पन्न हो जाएगा, अनहद नाद उत्पन्न हो जाएगा। हमें आंखों से ये सब कुछ सृष्टि निर्माण करने की आवश्यकता नहीं जब हम बंद आंखों से स्वयं को ही निर्मित कर सकते हैं।
तो यह धीरे धीरे होगा, एक साथ करने की आवश्यकता इसे नहीं है। जब धीरे धीरे आप स्वयं से इस चीज के साथ जुड़ते जाएंगे तो आप स्वतः ये सारी चीजें करते जाएंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही कहा, यह कोई महीने 2 महीने में होने वाली चीज नहीं है, 7-8 साल लगेंगे, आराम से एंजॉय करते हुए कीजिए। आपको हो सकता है किसी ने कह दिया होगा, अरे 6 महीने में, साल भर में ये हो जाएगा, हो जाएगा। भैया मुझे नहीं आता और मैं ये नहीं करवा पाऊंगा, मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है, और यदि है तो मेरे पास व्यर्थ करने के लिए वो योग्यता नहीं है कि मैं किसी एक को साबित करने के लिए वो अपनी पूर्ण ऊर्जा अपनी नाश कर मारूं। धीरे धीरे सीखिए, आराम से सीखिए, आपके पास बहुत समय है, आराम से सीखते जाइए। इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा, होएगा जरूर। अब मैंने अगले जन्म की बात क्यों की? क्योंकि स्वयं लहड़ी महाशय भी महावतार बाबा जी के साथ रहते थे, लेकिन एक स्वर्ण महल के स्वप्न ने उनको, जो स्वर्ण महल का आकर्षण था, उसकी वजह से उनको नया जीवन लेना पड़ा। तो आप ये सोच लीजिए कि वह व्यक्ति जो स्वयं बाबा जी के साथ रह रहा हो, वर्षों तक तपस्या करी हो, जिसने बाबा जी जिनका बिस्तर खुद संभाल के रखे, उनका कमंडल खुद धुले, अपने पुत्र रूप में उनको स्वीकार करके रखे हो, उसकी एक इच्छा की वजह से उसे कितना कष्ट झेलना पड़ा, संपूर्ण जीवन जीना पड़ा, मनुष्य शरीर में आना पड़ा, उसके बाद उस मनुष्य शरीर का त्याग हुआ है। समझ रहे हैं? तो इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा और इसी के अनुसार शिक्षा प्राप्त करनी होगी, तब जाके आप कहीं कुछ कर पाएंगे। और ये जो शॉर्टकट रास्ते यदि आप ढूंढ रहे हैं, तो मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है मेरे पास। शॉर्टकट, कितना शॉर्टकट हो सकता है? 6 महीने तक का। उसमें भी क्या है? सेम वही जो श्री योगानंद परमहंस ने कहा, कड़ा पहन लीजिए, रत्न धारण कर लीजिए, कुछ गंध होती हैं स्पेसिफिक, उन गंध को सेवन करना शुरू कर दीजिए, कुछ रस है उनका सेवन करना शुरू कर दीजिए, उससे थोड़ा सा प्रभाव जल्दी हो जाएगा। लेकिन क्या उससे जो वर्षों का समय है वो क्या कुछ माह में बदल जाएगा? नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं होने वाला है। अभ्यास मत कीजिए, बाकी सारी चीजें करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। सब कुछ अभ्यास पे निर्भर करता है। जितना अधिक अभ्यास होगा उतना अधिक आप आगे जाएंगे, जितना कम अभ्यास होगा, बाहरी आडंबर में पड़े रहेंगे, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताऊं, एक संगीतकार भी ना, जो संगीत में भी पूर्ण श्रद्धा रखता हो, वह भी सिर्फ ध्वनि के माध्यम से भी ना इस शरीर का त्याग स्वेच्छा से कर सकता है। गायन वह प्रक्रिया है, ध्वनि वह प्रक्रिया है, वाद्य यंत्र वह प्रक्रिया है जो पूरे शरीर को हिला के रख देते हैं। आप यह सोच लीजिए कि एक गाना आपके अंदर पूरा परिवर्तन ले आता है, संपूर्ण शरीर को एक गाना बदल के रख देता है। एक मायूस होने वाला गाना हो सकता है आपके नेत्रों में अश्रु ले आए, कहीं से कुछ भी जोड़ दे। एक खुशी का गाना आपके अंदर खुशी ले आए, एक शौर्य वाला गाना, क्या बोलते हैं, आपके अंदर शौर्य ले आए। एक जो नाच गाने वाला गाना हो सकता है आपके अंदर नाचने के लिए आपके शरीर को मजबूर कर दे। कव्वाली सुने हो सकता है आपको बहुत लाभ आनंद आए, आह क्या तो चीज सुन ली मैंने। तो आप ये सोचिए, एक बहुत अच्छा दृश्य देख के, बहुत अच्छा पहाड़ देख के आपको कितना सुंदर लगता है, मन करता है यहीं बैठा रहूं, यही देखता रहूं। तो इंद्रियों के आधार पे परिवर्तन आता है इस शरीर में, लेकिन वह परिवर्तन बहुत लंबा नहीं होता है। गाना 10 मिनट में खत्म, 15 मिनट बाद मूड फिर वैसे का ही वैसा। पूरे दिन एक ही गाना सुन के आपको बार बार वही चीज नहीं आएगी। एक गाना को एक सीमा से ज्यादा बार बार सुनने से आपको वही पीड़ा या वही कष्ट या क्या बोलते हैं, जो लाभ है या जो हानि है, वो सेम नहीं रहेगी, हर बार वो बदलती रहेगी। तो इन सब चीजों को समझने का प्रयास करें, जितना अधिक आप समझेंगे उतना अधिक आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस सेशन को मैं समाप्त करूं उससे पहले यदि किसी साधक का कोई प्रश्न है तो वह पूछ सकता है। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं जुड़ने के लिए। मंजू शर्मा जी, अनम्यूट करके अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी, नमस्कार देवांशु जी। नमस्कार।
मेरा क्वेश्चन इस पे है, जो आपने अभी भ्रूण मध्य के बारे में बताया कि यहाँ पर अटेंशन रख के और आंख बंद करके यहाँ पर अटेंशन लाना है अग्रभाग पे। लेकिन उससे पहले आपने बताया कि आज्ञा चक्र जो होता है, आपने उसकी स्थिति जो बताई कि वो यहाँ नहीं बल्कि वो पीछे है, ये जहां पे ये रेखाएं कटती हैं। तो जब हम अटेंशन डालेंगे अपनी, हमें आगे के भाग पे डालनी है या फिर अटेंशन को धीरे धीरे पीछे ले जाना है? मतलब कैसे इसको? पीछे नहीं ले जाना है, हमें सिर्फ यहीं पे अपना केंद्रीकरण रखना है। पूरा का पूरा जो हमें अपना जितना भी फोकस रखना है वो यहीं पे रखना है। आंख बंद करके? आंख खुली रख के भी हो जाएगा, आंख बंद करके भी हो जाएगा। जब शुरुआत में क्या है ना, फोकस करने के लिए थोड़ा सा आंख बंद करके आसान रहता है, फिर खुली आंखों से भी हो जाएगा। और वो रेखा ही सुषुम्ना की वैसी है कि वो अपने आप ऊर्जा उसी क्षेत्र में प्रवाहित होगी। जब भविष्य में वह स्वतः अपने आप उसी मार्ग को चयन कर लेगी जिस मार्ग से वो बनती है। नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि अगर उसको, आपका जो कंसंट्रेशन है धीरे धीरे पीछे जाना है, उसके बाद नीचे जाना है ना, तो स्वतः वैसे ही हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको फोकस पीछे ले जाने की जरूरत नहीं है। वो स्वतः पीछे चला जाएगा और अपने आप नीचे चला जाएगा और फिर वो ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा। ओके। एक और क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने मतलब काफी तरीके के मेडिटेशन किए हैं पहले। विपश्यना मेडिटेशन के लिए भी गई थी मैं 10 दिन के कोर्स के लिए। तो उसमें और मतलब काफी और जगहों पे ये बताया जाता है कि यहाँ पे, जैसे आपने बोला कि जब आप यहाँ पे शुरू में ध्यान लगाएंगे, अटेंशन आपका फोकस यहाँ होगा, तो उसमें पीड़ा होगी। तो वो लोग भी यही बोलते हैं। देन दे गिव द ऑप्शन कि यहाँ ध्यान लगाने में, क्योंकि सर दर्द कभी होने लगता है और कभी आपको, अगर आप ज्यादा देर तक यहाँ पे फोकस करते हैं तो चक्कर जैसे भी आने लगते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि नासिका के अग्रभाग पे ध्यान लगाओ। तो इज दैट इक्वल? अगर नासिका के अग्रभाग पे ध्यान लगाते हैं या फिर यहाँ लगाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? नासिकाग्र दृष्टि के लिए श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि मैं जो लीनियज को फॉलो करता हूं वो क्रिया है, उसमें स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने इसका उपहास उड़ाया, मतलब उपहास किया है इस विषय में। उन्होंने कहा है कि जो लोग नासिकाग्र दृष्टि को ये समझते हैं कि नासिका के अग्रभाग पर हमें यहां ध्यान लगाना है, वह गलत है। उसका नासिकाग्र का मतलब ये भ्रूमध्य ही है। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं जब मेडिटेशन करती हूँ, मैं उसी को सत्य मानूंगा, बजाय कि उसकी व्याख्या कैसे की जा रही है बाकी जगहों पे उसके बनिस्पत, क्योंकि श्री योगानंद परमहंस ने भी इसके विषय में विस्तार से लिखा है। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने कोशिश की नासिका के अग्रभाग पे लगाने की, क्योंकि कभी कभी ज्यादा देर तक मेडिटेशन मतलब फोकस लगाने पे यहाँ पे दर्द होने लगता था, जैसा आपने बताया। फिर मैंने सोचा कि नासिका के अग्रभाग पे ध्यान, तो वहां ध्यान ही नहीं लगता, हमेशा वापस वहीं चला जाता है, मतलब यहाँ बोहों के बीच में चला जाता है। अगर मैं लगाने की कोशिश भी करती हूँ कि विपश्यना में बताते हैं कि जैसे जैसे सांस आ रही है, जैसी आ रही है, चाहे वो धीमी आ रही है चाहे वो तेज आ रही है, उसको चेंज नहीं करना है, उसको मतलब देखना है। एंड यू शुड कीप, उसे आनापाना सती बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो लेकिन जब मेडिटेशन में धीरे से वो आनापाना सती करने के बाद ध्यान लगता है, ऑटोमेटिकली आपको कुछ एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता, यहीं जाता है ध्यान और यहीं पर बैठता भी है। यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस में आज तक कुछ नहीं हुआ। तो मैं अपने मतलब आपका अनुभव पूछ रही थी कि आपने कभी कोशिश की है या फिर ये चीजें एक हैं, कभी किसी को बताना हो कि ये नासिका का अग्रभाग और ये व्हाट इज द डिफरेंस? तो या बट आई गॉट द आंसर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने कहा है मैं उसी को सत्य मानूंगा। उसके बाद क्या है कि बहुत सारी मुद्राएं रहती हैं जिसमें भूचरी, अगोचरी और खेचरी कई सारी हैं, जिसमें अलग अलग जगह पे ना क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र पे ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने कहा है मैंने उसी को सत्य पाया है। बेसिकली ये कहना कि मैं बाकी को गलत मानता हूं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि जितना सिंपल तरीके से मैं आपके सामने उस बात को रख सकूं कि यही मुझे ज्यादा सही लगता है। और मैंने अपने वर्षों के अभ्यास में इसके अलावा और किसी भी प्रक्रिया को सही नहीं पाया और मैंने बहुत ज्यादा उसमें मेहनत भी नहीं की है, क्योंकि इससे मुझे वह परिणाम मिल गए जो बताए गए हैं और जो कहे गए हैं। तो मुझे लगता है यही ठीक है। और वो जो
पेनफुल पीरियड है वो रहता है और वो रहेगा, वो आपके लिए क्या वो सभी के लिए रहेगा। और उतना पेन बियर करना ठीक है, उतना भी लंबा नहीं होता कि सालों तक चले, वो 10-15 दिन 20 दिन की बात है, वो हो जाता है, बियर हो जाता है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है उसमें। पेन मतलब मुझे पेन नहीं होता, बेचैनी होने लग जाती है। मतलब 1 घंटे तक आई पुट द टाइमर एंड आई डू मेडिटेशन। आफ्टर 1 आवर, पहले वो कम था, मतलब पहले 15 मिनट में ही बेचैनी होने लग जाती थी, अभी बढ़ गया है टाइम। आफ्टर 1 आवर आई फील वेरी रेस्टलेस, कि मतलब लगता है कि अब उठ जाओ बस, कि मतलब अब सहन नहीं हो पा रहा। I don't know how to come out of this. Should I just keep my concentration there and धीरे धीरे टाइम एक्सटेंड करें या क्या हो? मतलब 1 घंटे के बाद आई फील वेरी रेस्टलेस। नहीं देखिए, प्रयास ऐसा रहना चाहिए कि 24 घंटे आपका जो ध्यान रहना चाहिए वो भूमध्य पे ही रहना चाहिए। आप बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, हर समय पे ध्यान भूमध्य पे ही रहना चाहिए। खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, हर समय, मतलब हर समय। और ये अभ्यास से आएगा। आपने प्रश्न किया है इसलिए मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूं, लेकिन ये धीरे धीरे अभ्यास से आ जाता है। समय लगता है इसके लिए, 6 माह वर्ष भर लगता है इस चीज को पाने में। इसीलिए मैंने कहा कि ये क्या बोलते हैं, आपको 7-8 साल आराम से देंगे और सुकून से दीजिए, क्योंकि एक एक क्रिया को देखिए, मैं जो सिर्फ आसन होता है ना, आसन जिसमें हम बैठते हैं, उसको सिद्ध करने में कि एक आसन में हम एक अच्छे लंबे समय तक बैठ सकें, उसको सिद्ध करने में कम से कम 6 से 8 माह लगता है, और ज्यादा भी लग सकता है कि अगर शरीर का वजन ज्यादा है तो और पतला होना पड़ेगा, है ना? हाँ जी। तो 6 से 8 माह सिर्फ आसन में सही से बैठने में, मतलब सीखने में लगता है। जब पूर्ण आसन सिद्ध होता है तो होते होते 3-4 वर्ष लग जाते हैं कि उस आसन में आप क्या बोलते हैं, किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। जब तक आप चाहें तब तक बैठ सकते हैं। इसको करने में मुझे मोटा मोटी 2 वर्ष से अधिक लगे हैं कि जिस आसन में मैं बैठता हूं, मैं जितने समय तक चाहूं मैं बैठ सकता हूं, और इसका अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सदैव अभ्यास पे जितना समय हो सके, जैसे मान लीजिए कि आपको भ्रूमध्य पे ध्यान केंद्रित करना, जब भी खाली है अपने भ्रूमध्य पे ध्यान केंद्रित कीजिए। जब भी आप कहीं पे भी बाहर जा रही हो, अपने उसी आसन में बैठिए जिस आसन में आपको आदत है अपना अभ्यास करने की। जैसे मान लीजिए मैं बाहर, कभी सामान्यतः होता बहुत कम है, मान लीजिए मैं बाहर खाना खाने चला गया, कहीं चला गया, तो मैं चेयर पे भी दोनों पांव फोल्ड करके ही बैठता हूं। मैं पैर लटका के बैठता ही नहीं, मेरी आदत ही नहीं है उस तरीके से बैठने की। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे ही बैठता हूं। बहुत कमजोर चेयर है, मैं उसे बैठूंगा नहीं, वहां मैं जाऊंगा नहीं वैसी जगह पे, है ना? बहुत गद्देदार चीजों पे मैं बैठता नहीं हूं कि बहुत कुशनी चीज हो या क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा मुलायम हो, तो उन चीजों पे मैं बैठना अवॉइड करता हूं। तो अब ये धीरे धीरे क्या है ना, ये संघर्ष है, करना पड़ता है। अपना जो आपका एक कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना पड़ता है, और ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। मुझे भी ये समझ में आया कि एक साथ ये नहीं हो सकता कि क्या बोलते हैं वुलन आसन पे बैठे रहो पूरे दिन, नहीं हो पाएगा भाई। मैंने कितने वर्ष अपने खाली मैंने जमीन पे ही सोकर बिता दिए, जमीन पे पतली सी वो, आपको तो अब मुझे नहीं पता कि आपको पता है नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां पर जो घर में साड़ियां पुरानी हो जाती हैं ना, उसकी एक दरी टाइप की बना दी जाती है, उसको कथरी कहा जाता है। मैं उसी पे सोता था। घर में जो महिलाएं होती है ना, उनकी साड़ियां जब वो पहनने योग्य नहीं रह जाती हैं, तो उसको एक हाथ से चलाने वाली एक मशीन आती है, उसी से पूरा सिल दिया जाता है। तो 10, 20, 50 साड़ी सिल के ना वो एकदम, मतलब आधे इंच से पतली एक कथरी बन जाती है, उसको कथरी कहते हैं। बहुत हल्की रहती है वो, जब जहां उठाइए कंधे पे डालिए चल दिए। आप कहीं पे भी गए वहीं बिछाया अपना, लेट गए, जहां चाहा वहां धुल लिया, मतलब तुरंत सूख जाती है। मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे में सूख जाएगी वो। तो अभ्यास करना पड़ता है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। उसके बाद मैंने लगभग मैं आपको बताऊं, जहां तक मुझे याद है मैंने विवाह के बाद ही क्या बोलते हैं बेड पे सोना शुरू किया है, बेड पे रहना शुरू किया है। वरना उससे पहले मैं जमीन पे ही चटाई बिछा कतरी बिछा के लेटा रहता था, जमीन पर ही बैठता था, वहीं लेटता था मैं।
लेकिन आप अपने लिए दूसरे को कभी कष्ट में नहीं डाल सकते, है ना। मैं अपनी पत्नी को उस चीज के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता ना कि नहीं आप मेरी तरह रहना शुरू करो। भाई जो व्यक्ति जैसे रहता है, जब तक जिस चीज को स्वीकार नहीं कर लेता वो वैसे ही रहे ना। मैं बदल सकता हूं, हो सकता है वो ना बदल पाए, उसको ज्यादा कष्ट हो उस चीज में, क्योंकि मुझे पता है इस तरीके से रहने में ज्यादा कष्ट है। ठीक है, धीरे धीरे मनुष्य सीखता है, कोई कठिनाई नहीं है, आप भी सीखेंगी। जी, मैं ऋषिकेश से हूँ वैसे, अभी न्यू जर्सी में रहती हूँ। और छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं, मतलब 1995 से मुझे, आई वॉज पेशेंट ऑफ एक्यूट एस्मा। मतलब एक्यूट एस्मा मतलब ऐसा कि डॉक्टर्स ने बोला था कि लाइफ टाइम यू विल बी ऑन द इनहेलर, और उसकी डोसेस बढ़ती रहेंगी, स्टीरॉइड्स वगैरह मतलब उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिए थे मुझे। बुडी कार्ड तो या एंड मतलब नोबडी बिलीव्स नाउ कि मैं इतनी ज्यादा अस्थमा का शिकायत थी कि चल भी नहीं पाती थी, 2-4 कदम चलने में ही सांसें फूलने लग जाती थी। और मतलब मेरी जो योग की शुरुआत हुई थी ऋषिकेश में, वो व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू योगा, और उससे पहले कुछ पता ही नहीं था। तो सन 2000 में, मतलब जब डॉक्टर्स ने बिल्कुल बोला कि अभी तो इसको स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे और इनहेलर लेना पड़ेगा, समहाउ फॉर्चुनेटली आई फाउंड सम टीचर, और उसने मुझे, मतलब आसन तो बहुत दूर की बात है, आसन में बैठना, जब आदमी को सांस ही नहीं लिया जा रहा, वो किस आसन में बैठेगा, राइट। दे कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर तुम आसन की प्रैक्टिस के लिए उस आदमी को बोलो, नहीं कर पाएगा कुछ भी। तो फिर किसी ने मुझे मतलब प्राणायाम उस टाइम करवाया था 2000 में, एंड उसने मतलब कुछ भाग्य अच्छा रहा कि वो टीचर मुझे मिले, और उन्होंने मुझे प्राणायाम वगैरह सबसे, उस टाइम पे रामदेव जी का भी इतना ज्यादा फेमस नहीं, मतलब कुछ था ही नहीं ऐसा, टीवी वगैरह पे भी प्राणायाम कोई सिखाता ही नहीं था। केवल 6 महीने लगातार प्राणायाम करने के बाद में आई वॉज आउट ऑफ दैट मेडिकेशन, एंड नॉट जस्ट कि मेरा फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हुआ, everything, every field, that's how I got connected to योग। मतलब जो लोग कहते हैं, मतलब शुरुआत अष्टांगा में यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि ये होती है, राइट। लेकिन यम नियम भी वही करेगा जिसको सांसें आ रही होंगी। तो प्राणायाम gave me such a good energy, not just in the physical health. Now I will say कि my life, I reached till here, I am in US and I'm at good job, all just because of योग, nothing else। तो केवल फिजिकल प्रोग्रेस नहीं हुई, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुई, मेंटल प्रोग्रेस हुई, एंड तब से बस बुक्स पढ़ना खाली टाइम में। और 5-6 साल पहले आई गॉट टू नो अबाउट लहरी महाशय जी। मैंने बुक्स में ही पढ़ा युक्तेश्वरानंद जी के बारे में भी, दैट्स हाउ। यहाँ तो कोई बताने वाला नहीं है क्रिया व्रिया क्या होती है क्या नहीं, बट इट वॉज द क्यूरियोसिटी विच टुक मी हियर। तो या that's how I got connected to yoga, and thank you for your session and all। नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्या बोलते हैं, न्यू जर्सी हो गया या जहां पर भी आप हैं वहां पे एसआरएफ के क्या बोलते हैं, हर जगह पे केंद्र है, आप वहां पे जा सकती हैं, वहां पे भी आप सीख सकती हैं। नहीं है, लेकिन क्रिया योग में प्रोसेस बहुत ज्यादा टीडियस बनाया हुआ है। मतलब आप वहां पे भी जाओगे, आपको कोई मिलेगा नहीं, उनकी भी दीक्षा पता नहीं, कुछ अलग ही प्रोसेस है यहाँ पे भी क्रिया योग का। आप जाओगे उन सोसाइटीज में, कोई आपको दिखेगा नहीं ऐसा, एंड कब उनके प्रोग्राम्स होते हैं पता ही नहीं चलता। आई ट्राइड दैट टू। मैंने जाने की कोशिश की थी। यहाँ न्यूयॉर्क वगैरह में कभी कभी दीक्षा प्रोग्राम होता है 2 दिन का, और वो भी ऑड टाइमिंग्स पे होता है। मतलब कुछ ऐसा सिस्टमैटिक नहीं दी, मतलब इट्स काइंड ऑफ दे मेड इट वेरी हिडन, tedious process, and I don't know why। That always questions me कि क्यों इतना एक चीज और बनाना चाहिए। यहाँ पे मतलब एक अमेरिकन है, एंड he wrote a lot of books too। उसने काफी सारी बुक्स भी लिखी हैं एनर्जी पे। He does not mention about the क्रिया योगा एंड ऑल, लेकिन मैंने बुक्स से जो भी जानकारी हासिल की है, मैं उसके सेशन में भी गई थी, तो आई केम टू नो ही इज डूइंग क्रिया ओनली। ही इज डूइंग सम स्टेप्स ऑफ क्रिया, और उन स्टेप्स को लेके वो लोगों की हीलिंग भी करता है। लाइक प्राण को ऊर्ध्व गति देना, राइट, कि बंध लगा के और प्राण को पीनियल ग्लैंड से ऊपर उठाना।
तो वो सब करता है वो, बट ही डज नॉट से दैट ही लर्न, ही सेज दैट ही रेड की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये सब बुक्स उसने पढ़ी एंड, लेकिन जो स्टेप्स हैं वो पूरे क्रिया योग के ही कराता है वो, और बहुत ही अच्छी मेडिटेशन करवाता है, और उससे लोगों का भला भी हो रहा है। नहीं, मतलब मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूं, हम क्रिया में बंध नहीं लगाते हैं, है ना। क्रिया स्वाभाविक बंध से आती है, हम स्पेसिफिकली जो बंध की प्रक्रिया है वो आती है, हम क्रिया में बंध का प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ या वो जो है वो बंध को क्या बोलते हैं, हम बंध उपयोग नहीं करते। ये चीज मैं यहाँ पे इसलिए क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि कई बार लोग क्रिया योग के साथ बंध को जोड़ते हैं। लेकिन महामुद्रा वगैरह में लगाते हैं राइट, जब प्रैक्टिस करते हैं? नहीं नहीं, महामुद्रा नहीं, में बंध नहीं खींचा जाता है। अच्छा, क्योंकि जो मैंने बुक से, मैं बता रही हूँ आपको, मैंने बुक्स वगैरह से कि महामुद्रा में जो महामुद्रा में जो क्या बोलते हैं बुक्स में दिया हुआ है, देखिए अगर आपको सिर्फ बुक्स पढ़नी है, यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक ही जगह की जो बुक है जो आप पढ़ सकते हैं वो है बिहार स्कूल ऑफ योगा, बस। अगर आपको योग सिर्फ सीखना है, एक स्पेसिफिक योग का एक पार्ट सीखना है कि ये वाला योगा कैसे किया जाता है या योग का अभ्यास, सिर्फ एक ही किताब है और किसी भी पब्लिशर की कोई भी नहीं देती है, सिर्फ और सिर्फ बिहार स्कूल ऑफ योगा। वो भी अगर सिर्फ आपको कोई योग स्पेसिफिक सीखना है या कोई प्राणायाम सीखना है तो। क्रिया योग के लिए वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है वो किताबें, या वो ऑर्गेनाइजेशन क्रिया योग के लिए रिकमेंडेड नहीं है मेरे अनुसार। लेकिन अगर आपको योग प्राणायाम कुछ भी और सीखना है, आसन सीखने हैं, कुछ भी समझना है, उनके जितने भी ट्रांसलेशन है संस्कृत टू इंग्लिश, संस्कृत टू हिंदी, बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत साफ सुथरे हैं और बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है उनके द्वारा। ओके, कहीं से आपको थोड़ा सा जानकारी में गलती हुई है, हम उस तरीके से नहीं करते हैं महामुद्रा को। ओके, नहीं जानकारी मतलब मैं बता रही हूँ, मेरा बुक्स का ही नॉलेज है, हाँ, इसलिए क्योंकि मैंने इस चीज ये क्लियर करना जरूरी समझा कि बाकी क्योंकि बिहार स्कूल ऑफ योगा की भी बुक्स मैं पढ़ती हूँ, उनकी भी मैंने मुद्रा, बंद, प्राणायाम और वो बाकी एक किताबें पढ़ी हैं। वो सबसे फेमस बुक है उनकी, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा। हाँ जी, तो उसमें भी महामुद्रा में यहाँ पे जालंधर बंद लगाना और मूलाधार बंद लगाना और पेट को ऊपर खींच के उद्यान बंद लगाना, ये सब बताए महामुद्रा में उन्होंने बताया। उन्होंने क्रिया योग का कोई वो नहीं किया है कि क्रिया योग में यूज होती है, नहीं, वो महामुद्रा दूसरी महामुद्रा है जो क्रिया में, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे नहीं करते हैं। अच्छा, वो हठ योग के लिए महामुद्रा उपयोग होती है। हम जो महामुद्रा क्रिया में करते हैं उसमें इन चीजों को नहीं करते हैं। उतना ही हम, जैसे मान लीजिए एक जो अब वो जो उतना क्षेत्र है ना, जैसे मान लीजिए कि महिलाओं के लिए जो वो उतना क्षेत्र है निचला भाग प्राइवेट पार्ट का, जहां पे सहजोली की जाती है और अश्वनी की जाती है और आपकी महिलाओं का मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अपना क्या बोलते हैं, पुरुषों में मूल बंद रहता है, अश्वनी मुद्रा रहती है और वज्रोली रहती है। महिलाओं का वो जो मूल बंद होता है उसे कुछ और कहते हैं, मुझे जब ध्यान आएगा तो अभी मैं बता दूंगा। तो वो एक प्रक्रिया जब वहां पर की जाती है तो वो सारी हम यहाँ क्रिया में नहीं करते हैं। हमें वो क्रियाएं जो हम श्वास की गति के साथ हमारी स्वतः होती है, हम बस उतने को ही विशेष मानते हैं। हम जैसे उड्डयन बंद क्या है कि हम पेट को अंदर लेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे रिब्स के अंदर, तो हम ये सारी चीजें क्रिया में नहीं करते हैं। हम गर्दन को जबरदस्ती यहां नीचे ला के एकदम ठुड्डी यहां पे नहीं फंसाते जलंधर बंद की तरह। क्रिया में ऐसा नहीं किया जाता है। जो स्वाभाविक जितनी हो रही है उतने को ही हम मान लेते हैं कि दैट्स इट, बस हम उसके आगे नहीं जाते उसमें। जो मेजर चीज है महामुद्रा किस चीज के लिए, स्पाइन को खींचने के लिए है, बाकी सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। स्पाइन अच्छे से खींचे, इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि जब हम पांव का पंजा प्रॉपरली पकड़ें और स्पाइन को जितना स्ट्रेट उस टाइम पे कर पाए कि स्पाइन से जो ऊर्जा है वो ट्रेवल कर सके। हाँ जी, इसीलिए महामुद्रा को पहले नहीं, मतलब कि महामुद्रा से पहले अन्य क्रियाओं को करना जरूरी होता है। सीधे पहली क्रिया महामुद्रा नहीं की जा सकती।
मीन्स जब हम मूल क्रिया का भी अभ्यास करते हैं तो उसमें महामुद्रा पहली क्रिया नहीं होती है, उससे पहले हम और क्रियाएं करते हैं, फिर महामुद्रा में जाते हैं। ओके ओके। यही मैंने यहाँ पे बड़ी कोशिश की, लेकिन यहाँ पे कोई क्रिया योग का टीचर ऐसा मिला नहीं। मैंने YRF जो सोसाइटी है उससे भी कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनका भी शेड्यूल वगैरह कुछ ऐसा ऑनलाइन पब्लिश नहीं है। तो वही मैं हमेशा सोचती हूँ कि इट्स सच ए वंडरफुल क्रिया, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कर रहे हैं ये केवल कुछ लोगों तक जो से किसी से सीख पाए उस तक सीमित ही रहनी चाहिए। जैसे आपने एक बार कहा था कि आजकल के बच्चे जो पूरी टाइम स्क्रीन पे ही लगे रहते हैं, राइट, एंड उनका आने वाली जनरेशन का फ्यूचर क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम बोल तो देते हैं बच्चों को फोकस करो, बट कैसे करो। तो देयर शुड बी समथिंग out of it, out of this kriya, or something which can be useful for kids. हम अगर बचपन से ही बच्चों को थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में, एनर्जी से रिलेटेड और कुछ भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या कुछ ऐसी विधि होनी चाहिए जो हम उन्हें बता सकें। एंड इट शुड जस्ट कहने से नहीं कि फोकस करो, टीवी मत देखो, ये उन्हें पता। आजकल के बच्चे क्वेश्चन करते हैं क्यों। अगर मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ हनुमान चालीसा पढ़ो, क्यों, क्या है, क्यों पढ़े हनुमान चालीसा। If they get the answer, if they get the proper scientific answer, यहाँ पे तो अधिकतर ऐसा ही है, अगर उनको अच्छा जवाब मिल जाए then they will do it। हमारी तरह नहीं है कि माँ बाप ने कहा और कर लिया, गुरु ने कहा और कर लिया। आजकल बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, why we should do that, कि मैं क्यों करूं ये। उनको प्रॉपर जवाब देना पड़ता है। उन एक तरीके से वो इंटेलिजेंट भी हैं, दे हैव दैट माइंडसेट। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चे ज्यादा रीजनिंग पे विश्वास करते हैं। somehow हम लोग थे, हमारी एक जनरेशन शायद लास्ट जनरेशन रहेगी जिसने कहा मान लिया, माँ बाप ने कहा ये अच्छा ये बुरा, पूजा करो, बत्ती लगाओ, कर लिया। ये बच्चे नहीं मानते। And somehow maybe it's a era change. Maybe now giving the answer is most important, and that is solid answers जो उनको satisfy कर पाए। तो शायद वही इस चीज को रिवाइव कर पाए जो हमारा सनातन धर्म है, जो भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रिया योग है, जो भी मैं पढ़ रही हूँ, अगर उसमें से कुछ ऐसा निकल पाए कि बच्चों को रोज प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और उससे उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है, अंदर से चेंजेस आ रहे हैं, दैट समथिंग शुड बी देयर। तो वही, थैंक यू। जरूरी नहीं है कि हम उन्हें योग करवाएं या क्या बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ाएं, कोई किताब पढ़ ले इंसान, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमने खुद से इस चीज को सीमित कर दिया है कि ये पुस्तक धार्मिक है, वेद जो है तो वो धार्मिक है, जो बोलते हैं उपनिषद है वो धार्मिक है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। नॉन किताब की तरह भी पढ़े, कहानी किस्से की किताब की तरह, तो भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आ रही है उसको उन्हें पढ़ाएंगे तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। कोई भी बच्चा कहेगा क्यों पढ़वा रहा मुझसे, तो आपको रशियन किताब दे दे बोले पढ़ो से अच्छा होएगा, तो दिमाग क्या कहेगा आदमी की, यार क्या फालतू की बात है ना। तो सेम चीज बच्चों के साथ भी है। बच्चों को स्क्रीन से ज्यादा अगर स्क्रीन पे टाइम में बाहर खेले कूदे, कुछ भी करे, स्विमिंग करे, बाहर खेले, फुटबॉल खेले, रग्बी खेले, जो भी वहां पे अच्छे गेम्स होते हैं, हॉर्स राइडिंग करे, मिट्टी में जाके लोटे, कुछ भी करे, लेकिन इन चीजों से दूर रहे। क्योंकि मैं आपको ये चीज 100% बता सकता हूं कि ऐसे अनेक डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनके पास बच्चे आते हैं 6-6 साल तक ऐबे ऐबे बोलते रहते हैं। और आज के समय पे मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो अभी गांव में हमारे आश्रम के पास रहते हैं, 3-3 साल के लौंडे क्या बोलते हैं, पूरी फ्लुएंटली अपनी बात बोलते हैं कि मुझे खाना चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे खेलने जाना है, मैं मिट्टी में लौटूंगा। ये मैं अंतर देख रहा हूं शहर में और क्या बोलते हैं गांव में। और ये शहर और गांव का जो अंतर है ना, ये बहुत ज्यादा नहीं है। 40 किलोमीटर दूर, मतलब 30 किलोमीटर दूर मेरा घर है, वो शहर है, जो आश्रम है 30 किलोमीटर दूर है शहर से। तो पूरी दुनिया बदल जाती है यहां पे आते साथ ही। यहां पर जो चीजें हम शहर में बहुत कठिन समझते हैं, यहां पे आके वो उतनी ही आसान रहती हैं। तो ये अंतर है। बच्चे बेतुके सवाल करें, वो जरूरी नहीं है कि हर एक सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं है। क्योंकि देखिए रीजनिंग कुछ है नहीं इसमें, क्यों करना है क्यों नहीं करना है, वो चीज नहीं पसंद है, कुछ और करो। मैं ये चाहता हूं या मैं ये चाहती हूं कि तुम कोई किताब पढ़ो, तुम्हारा जो मन है वो किताब का तुम चयन कर लो।
सिंपल सी चीज है। वहां पे ये हमें करना ही नहीं है, हमें धर्म से जोड़ के उनको समझाने के लिए, देखिए धर्म समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। बच्चे को उस एज में आना पड़ेगा जहां पे उसको हम धर्म और धीरे धीरे ये चीजें बताते जाएं कि बेटा धर्म क्या है या बिटिया धर्म क्या है। इस चीज को हम धीरे धीरे बताएं कि हम किस चीज को बिलोंग करते हैं, क्योंकि जहां बच्चों ने किताबें भी अगर धार्मिक अच्छे से पढ़ ली ना, आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा उसके बाद। क्योंकि आप इस समय जो सोसाइटी में जो लॉ चल रहा है और जो लॉ हमने अपनी धार्मिक किताबों में दिया हुआ है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप परेशान हो जाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें धार्मिक किताबों में लिखी हुई हैं जिसका आप जवाब नहीं दे पाएंगी बाद में। तो जो बच्चे को अच्छा लग रहा है वो पढ़े, जो बच्चे को करना है, बस मेरा एक ही चीज कहना है कि स्क्रीन से दूर रहे। क्योंकि जो भी इंसान स्क्रीन के साथ लगा रहेगा, एक समय पे उसकी बुद्धि सीमित हो जाएगी, उसका विकास नहीं हो सकता। अगर बच्चे 6-6 साल तक बोलना नहीं सीख पा रहे हैं तो यह बहुत 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 कष्टकारी समय में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप बिजी है, मोबाइल दे देते हैं उनको, टीवी चला के दे देते हैं, कार्टून चला के दे देते हैं। ये बहुत कठिन समय है और अभी हो सकता है कि लोग अभी तुरंत इस चीज को स्वीकार ना करें, लेकिन आने वाले समय में लोग पछताएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। और ये जो मानसिक रोग उत्पन्न होगा यह सीधा पेट के साथ जुड़ेगा, और मस्तिष्क और पेट दोनों आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि ऐसा नहीं है जो न्यूरॉन्स मस्तिष्क में उससे कुछ ही कम न्यूरॉन्स पेट में होंगे। और ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क खराब होगा, उसका पेट खराब होगा, मनुष्य का जीवन खराब हो जाएगा। उसके बाद घूम फिर के वो मेडिकल साइंस पे ही घूमता रहेगा, आज ये दवा, कल वो दवा, परसों वो दवा, इसी चीज में वो चलता रहेगा और परेशान होकर एक दिन वो अंततोगत्वा लाइफ साइकिल कम हो जाएगी उसकी। मतलब जो एक हेल्दी लाइफ साइकिल है वो नहीं रहेगी उसकी। ठीक है, चाहे वेंटिलेटर पे जीता रहे इंसान, और ये समय बहुत दूर नहीं दिखता मुझे, क्योंकि जब मैं आज अपने माँ बाप को देखता हूं तो वो लोग भी एक कमरे में बैठ के दो लोग 2 फोन चला रहे होते हैं। मैं उनको नहीं समझा पाता हूं कि ऐसा मत कीजिए। मैं तो बस चाहता हूं कि जो स्वीकार करना चाहता है वो स्वीकार कर ले, नहीं करना है कोई बात नहीं, मत करो भाई। जिसने जो जीना है, जिसने जैसे जीना है, जिसका जितना जो कर्मफल है वो तो झेलेगा ही झेलेगा ना। मेरा काम है समझाना, समझे तो समझे, ना समझे तो ना समझे। मेरे पिताजी ने अपना पूरा जीवन क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में निकाला, सेंट्रल गवर्नमेंट में थे वो, है ना। दवाएं फ्री हैं, क्या बोलते हैं 50-60 हजार की दवाएं खाते हैं महीने की वो। लेकिन आप उनसे ये उम्मीद नहीं रख सकती कि क्या बोलते हैं कि वो बैठ के 2-4 भाग भी योग का कर ले, नहीं करेंगे। कहेंगे दवा खाने से मैं ठीक हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उनका अपना नजरिया, मैं बदलना भी नहीं चाहता भाई। 65-65 साल की, कितने 65 साल से प्लस उनकी एज हो गई, अब जबरदस्ती उन पे क्या थोप दें, है ना। तो जो जिसको जैसे अच्छा लगे, मेरा उद्देश्य ये है कि तुम पढ़ाई करो, किताब पढ़ो, चाहे जो मर्जी किताब पढ़ो, कॉमिक्स पढ़ो, चाहे क्या बोलते हैं कोई ग्रंथ पढ़ लो, चाहे जो मर्जी पढ़ो, जो अच्छा लगे वो पढ़ो। स्क्रीन से दूर रहो, मोबाइल से मत पढ़ो। क्योंकि एक साथ मनुष्य के अगर पूरे शरीर को कोई चीज नुकसान पहुंचाती है तो वो स्क्रीन है। आंखों को भी नुकसान पहुंचाएगी, दिमाग को भी नुकसान पहुंचाएगी, और आपको वो इस तरीके से मेंटली कंट्रोल करना शुरू कर देगी कुछ दिनों में कि आप समझ नहीं पाएंगे सही क्या है, गलत क्या है। एक फेसबुक, एक इंस्टाग्राम आपको जानबूझकर जो आपकी इच्छाएं होती हैं उसी अनुसार वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करता रहता है। आप 2 जूता खरीदने के लिए कहीं ढूंढ लीजिए, पूरे दिन आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जूते का ही ऐड दिखाता रहता है। मस्तिष्क आपका नियंत्रित किया जा रहा है धीरे धीरे। कई देशों में फेसबुक के ऊपर कितना बड़ा केस चला था कि उसने किसी देश में वॉर करा दी थी इसी तरीके से कि जो जिसका समर्थक था उसी का कंटेंट उसको दिखा के। तो यदि इस प्रकार से मनुष्य के मस्तिष्क को नियंत्रित किया जाएगा मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से, तो बच्चे जो भी शुरुआत में देखना चाहेंगे वो उसी में फंस के रह जाएंगे। बच्चों को मोबाइल पे सिर्फ कार्टून और ये वो कौन सी एक कार्टून का एक चैनल है, मुझे याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं बताऊंगा। उसमें इतना म्यूजिक है, इतना एनिमेशन है कि बच्चा पूरी खुली आंख, पलके नहीं झपकाते बच्चे। मैंने बच्चों को देखा वो ऐसे करके देखते ही रहते हैं पूरे टाइम।
तो ये जो हम जिस दिशा में जा रहे हैं ये बहुत 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 गलत दिशा है। और बच्चों को सिर्फ इस चीज के लिए समझाइए कि वो स्क्रीन से दूर रहें, फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, बाहर जाके जो भी उनको करना है वो करें, स्विमिंग करें, किसी जानवर के साथ रहें, कुछ भी करें, स्क्रीन से दूर रहें। क्योंकि स्क्रीन से दूर रहेगा, आप दुनिया भर की चीजें उसे सिखा सकती हैं। जितना ज्यादा वो स्क्रीन के साथ जुड़ा रहेगा उसको आप कुछ नहीं सिखा सकते, वो बुद्धिहीन हो जाएगा कुछ दिनों में। और ये चीज मैं समाज में देखता जा रहा हूं, लगातार देख रहा हूं कि स्क्रीन ने मनुष्य को बुद्धिहीन बनाना शुरू कर दिया है। मेरे कहने पे मैंने एक बार कहीं पे मैंने किसी को बुद्धिहीन कह दिया था, मुझे बाद में बहुत दुख हुआ। मेरी पत्नी ने भी मुझे टोका कि आप इस तरीके से किसी को कैसे कह सकते हैं। लेकिन खैर जाने दीजिए इस चीज को। बस आप ये मान के चलिए कि मैं अभी कह रहा हूं और इस चीज पे विश्वास करना बहुत आवश्यक है। कोई आध्यात्मिक उत्तर या क्या बोलते हैं कि पुस्तक में इतनी अच्छी साइंटिफिक जानकारी दी हुई है तो वहां पर आप साइंटिफिक जानकारी मेल नहीं करा पाएंगे। अगर कोई बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ ले और रामायण पढ़ ले और रामचरितमानस पढ़ ले तो आप युग की व्याख्या में ही परिवर्तन पा जाएंगी, योजन की व्याख्या में ही परिवर्तन पा जाएंगे। बच्चा सर पे चढ़ जाएगा कि माता जी ये क्या है, यहाँ पे योजन की दूरी इतनी बता रहा है, यहाँ पे योजन की दूरी इतनी बता रहा है, मैं किसको सत्य मानूं। आपके लिए कठिनाई हो जाएगी। अगला कोई व्यक्ति जो जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है। अभिषेक प्रभात जी। हाँ सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है। अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ कर रहा हूं। किया तो मैंने। ओके। आपने कहा मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। एक सेकंड कंटिन्यू। आपने कहा था कि सांस, नमस्कार जी, आपने कहा था कि सांस लेते समय भ्रूमध्य पर ध्यान देना है। भ्रूमध्य। आपने क्या ये भी कहा था कि सांस को भ्रूमध्य से आने जाने की प्रक्रिया को ऐसा इमेजिन करना है या फिर सांस अलग चल रही है, भूमध्य पे ध्यान अलग करना है? देखिए मेरा कहना यह है कि जब आप यहाँ पे आंखें आपकी बंद हैं, आप श्वास ले रहे हैं, यदि आप यहाँ पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है, आपको ये मानना है कि श्वास यहां से प्रवेश कर रही है और यहीं से बाहर निकल रही है। तो इससे क्या है कि आपको यहाँ पे ध्यान केंद्रित करने में आसानी होगी। बट अदरवाइज इंडिपेंडेंट, अगर सांस आदमी अलग ले पा रहा है और यहाँ भी ध्यान केंद्रित कर पा रहा है तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता नहीं, ये नए लोगों के लिए है कि अगर यहां पे नहीं हो पा रहा है तो करना चाहिए, लेकिन भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अभी से इसका अभ्यास किया जाए तो बेहतर है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है जी, नमस्कार। प्रीति सिंह वर्मा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। प्रीति सिंह वर्मा जी। प्रीति सिंह वर्मा जी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं। एक बार म्यूट करके अनम्यूट कीजिए, शायद आवाज आए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। म्यूट है आपका माइक, जो है म्यूट है, वहां से अनम्यूट कीजिए एक बार। जहां से म्यूट किया वहीं पे क्लिक कीजिए, अनम्यूट हो जाएगा। नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए, आपका माइक म्यूट है। एक बार क्लिक कीजिए जहां पे आपने म्यूट करने के लिए क्लिक किया था ना, उसी पे दोबारा क्लिक कीजिए। आप एक और बार जुड़ जाइए, आपकी आवाज आ नहीं रही है, एक और बार प्रयास कर लीजिए। तुषार कांत जी, वीडियो नहीं आ रहा आपका। मुझे लगता है कि नेट शायद कुछ वो चल रहा है धीमा। आवाज आ रही है मेरी? आवाज तो पूरी आ रही है। अब चाहिए तो फिर वीडियो बंद कर लीजिए अगर। अरे आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ भाई, सभी को नमस्कार। नमस्कार भाई, एक तो उस ये वाला जो अभ्यास हुआ था कमर वाला, तो भाई मेरी दोनों साइड खिंच गई है। ये यहाँ से जो है ना, यहाँ से ये वाली साइड खिंच गई, एक पूरी पूरी पट्टी सी एकदम से। और जब इस साइड का था तो ये वाली खिंच गई। दोनों खिंच गई, तो ये जो है यानी बहुत सख्त हो रही है, इसका मतलब कि, और वो थोड़ा सा होते खिंच गई। दूसरी बात ये हुई, थोड़ा सा पानी पी के अभ्यास कीजिएगा, धीरे धीरे ना सिप सिप करके पानी पिएंगे तो
थोड़ा सा ये जो खिंचाव रहता है ना, मस्कुलर खिंचाव, ये नहीं आएगा, क्योंकि आप जैसे उड़े रहते हैं ना, थोड़ा सा ठंडा गर्म करने में भी हाँ दिक्कत। वो ठंडा गर्म, क्योंकि अब भाई जो ठंडा है तो अपना थोड़ा सा मामला करके रखना पड़े। दूसरी बात ये कि जो आपकी ये श्वास वाली विधि थी भाई, ये शायद समझ नहीं पाएंगे लोग आगे, ये बहुत कमाल चीज है, इतनी कमाल की टेक्निक है। और मैं फिर कहूंगा कि इसकी जानकारी हुई थी मुझे काफी साल पहले, और मैंने कुछ समय किया था, और अभी जब मैंने की 3 ही सांस ली थी, 3, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ आपको संकेत करूंगा, यहाँ हुए अब साथ में पीछे चट, साथ में वहां नीचे एकदम चट, तीनों एक साथ हुई, एक साथ तीसरी सांस में। और जो जब हवा को ले, मतलब मान के चलें कि हवा से ही मतलब वो हो रही है, तो जैसी बाहर आ रही है ना वो सांस, तो इतनी अंदर यहाँ इसमें जो चढ़ से होती चली गई। और मैंने फिर 3 के बाद नहीं किया, मैंने कहा भाई पहले पूछ लूं कि भाई कभी कुछ ऊक चूक हो जाए तो ऊक चूक से बचने से अच्छा है। तो ये 3 में ही हो गया था वो काम। तो अब ये बताओ, मेरा मन फिर ये हुआ कि मैं इसको जो कंटिन्यू रखूं बाद में करके, तो सही हुआ या इसमें कुछ नहीं, जो श्वास की प्रक्रिया है ना, वो जैसे ही यहाँ पे ध्यान केंद्रित हो जाए, उसके बाद रोक दीजिए। अच्छा, जब हम आगे भाग करेंगे ना, तो उस समय हम उसको समझेंगे कि उसको हमें कैसे आगे चलाना है। हाँ शुरुआत में खाली ये प्रक्रिया यहाँ पे ध्यान के केंद्रीकरण तक हाँ, सीमित है। अवधान के लिए है, अवधान के लिए है केवल। एक बार यहाँ पे हो गया बस, उसके बाद रोक दीजिए, उसके बाद वहीं पे केंद्रित करके रखिए, जब तक आनंद आता रहे उसको करते रहिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और ये अवधान के इनको जो और भी हमारे हैं ये सब लोग, केंद्रित शब्द से आदमी फोकस्ड मान लेता है बहुत ज्यादा, और उसको क्या होगा, तनाव हो जाएगा। तो केंद्रित शब्द के स्थान पर कोई हल्का शब्द यूज कीजिए, और उसमें थोड़ा ये हो कि भाई उसको हमें फील करना है अंदर से, उसको हल्की फीलिंग रखें, क्योंकि सारे दिन में आप उसमें केंद्र नहीं, फीलिंग कर सकते हैं, धीमी धीमी हल्की हल्की फीलिंग। तो चूंकि एकाग्रता बात अलग हो जाती है, फीलिंग करते रहोगे तो वो ज्यादा वो रहेगा, क्योंकि इसमें स्पंदन इतने तेज होने शुरू हो जाएंगे, काम नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो फीलिंग के साथ रहें तो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि दर्द पीड़ा हो सकती है यहाँ पे जब आप ये प्रक्रिया करेंगे तो। हाँ, तो वो जो मेरे साथ 3 चीज हुई एक साथ, वो सही था, कुछ वो तो नहीं है इसमें गड़बड़? ठीक है ना, ठीक है, ओके ओके, फिर वो फिर कल बात करेंगे, ठीक है, थैंक यू। लेकिन आपके लिए हम यहीं पे सीमित रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं अरे यही बहुत है भाई, ये बहुत बड़ी है, ये विधि बहुत जबरदस्त है, जिसको फीलिंग आ जाएगी एक बार में, उसको ये पूरे ब्रेन को खोलने के लिए बहुत है। और ये चीज असली यहाँ नहीं चलती, चीज असली कहीं और चलती है, तो वो बहुत है ये विधि। मैं कहता हूँ 5 मिनट कर लो दिन में बैठ के, तो भी ये बहुत चीज हो जाएगी। हाँ, ये फिर जो झिलेगी नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, कल करेंगे बात। ओके, नमस्कार। 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 प्रीति सिंह वर्मा जी, प्रीति सिंह वर्मा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। प्रीति सिंह वर्मा जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। आपने म्यूट कर लिया, अनम्यूट कीजिए खुद को। मैं सुन ही नहीं पा रहा आपको, है ना। जहां से आपने म्यूट किया है ना, वहीं पे क्लिक कीजिए, अनम्यूट हो जाएगा। नहीं हो रहा, ठीक है, कभी अगली बार कल जब हम सेशन करेंगे ना, वहां पे आप जुड़ के अपना प्रश्न कर लीजिएगा, वरना आप अपना लिख के भी प्रश्न कर सकती हैं, मुझे जब समय मिलेगा मैं जरूर उत्तर दे दूंगा, ठीक है ना। नमस्कार जी। इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम देवांशु है, और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी जितना भी अभ्यास अभी तक आपको सिखाया गया है, उसे पूर्ण श्रद्धा के साथ कीजिए, और यथासंभव अपनी इच्छा अनुसार आप अपने आप को भ्रूमध्य पे केंद्रित रखने का भी अभ्यास करने का शुरुआत अभी से कर दीजिए, क्योंकि यदि ये भविष्य में चल के आपके लिए क्रिया का सबसे बेसिक पार्ट बनेगा। धन्यवाद एवं नमस्कार।